This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the society members. Today's topic is demolishing illegal construction changes in society. कैसे करना है, कानूनी प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि लोगों के अंदर एक इनहेरेंट आदत होती है, स्वाभाविक आदत। किस चीज की आदत है? कुछ भी इलीगल ऑल्टरेशंस करते रहने की। डक्ट एरिया का इंक्रोचमेंट कर लिया, फ्लावर बेड का इंक्रोचमेंट कर लिया, नीच एरिया का इंक्रोचमेंट कर लिया, बड़े बड़े बॉक्स ग्रिल्स लगा दिए जो परमिटेड नहीं है, एमलगेमेशंस कर लिया, यानी दो जॉइंट फ्लैट्स के बीच में डिवाइडिंग वॉल निकाल देना, एमलगेमेशन हो गया। ये सब गैर कानूनी है, बीएमसी सैंक्शन प्लान्स के विपरीत है, विरुद्ध है। और बीएमसी सैंक्शन प्लान्स के विरुद्ध में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे कई लोग जो सोसाइटी में करते हैं, आदत लग गई है, वैसा है कि पार्किंग शेड बना दिया, ऑफिस बना दिया, क्लब हाउस बना दिया, और भी कई चीजें होती हैं सोसाइटी में। तो ये सब चीजें जो है ये गैर कानूनी है। हाउएवर, अगर आपके पास जगह है, एफएसआई का फ्लोर स्पेस इंडेक्स का प्रोविजन बाकी है, तो ये सब चीजें आप बना सकते हैं। आप एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के थ्रू सेक्शन 44 एमआरटीपी एक्ट, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत आप ये अप्लाई कर सकते हैं परमिशन के लिए। एक बार परमिशन मिल जाता है तो आप वो अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन जो परमिशन मिला है वो कर सकते हैं। एक चीज और भी समझ लेना चाहिए कि सोसाइटी गैर कानूनी ऑफिस बनाती है या पार्किंग शेड बनाती है या क्लब हाउस बनाती है जनरल बॉडी के सहमति के साथ में या बगैर सहमति के, लेकिन वो गैर कानूनी है। तो मुद्दे की बात क्या है कि वो जो स्ट्रक्चर बनाया वो कानूनी था या नहीं था, और अगर उसका जनरल बॉडी का परमिशन लिया है और कंस्ट्रक्ट कर दिया बगैर बीएमसी के परमिशन लिए, म्युनिसिपल के परमिशन से, तो वो कानूनी नहीं कहला सकता है, वो फिर भी वो गैर कानूनी ही होगा। तो परमिशन लेना म्युनिसिपैलिटी से, या तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाहर के हैं तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है। तो एक सीक्वेंस ऐसा उभर के आता है कि सोसाइटी ने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया विथ और विदाउट जीपी परमिशन, बीएमसी ने आके उसको डिमोलिश कर दिया। उसका जो बनाने का जो खर्चा हुआ, जिसको हम कहते हैं कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो प्लस बीएमसी ने आके जो डिमोलिशन किया उसका कॉस्ट भी होता है, गाड़ी आती है, आदमी आता है, पुलिस प्रोटेक्शन होता है, वगैरह वगैरह, उसका कॉस्ट, और जो नुकसान हुआ उसका ब्याज, ये सारी चीजें मैनेजिंग कमेटी से रिकवरेबल है, भले वो जनरल बॉडी का परमिशन लिया हो या नहीं लिया हो। मैनेजिंग कमेटी सोसाइटी के ट्रस्टी है, उसका काम है ये सब चीजों का ध्यान रखने का कि भाई गैर कानूनी काम नहीं करना है, गैर कानूनी काम का प्रपोजल भी नहीं रखना है जनरल बॉडी के सामने। और अगर जनरल बॉडी ने फिर भी बोला है तो जनरल बॉडी को वो रिपोर्ट करके वो रेजोल्यूशन को खारिज करना है। ये सारा जो गैर कानूनी खर्चा हुआ, डिमोलिशन कॉस्ट हुआ, जो सोसाइटी का नुकसान हुआ, जिस चीज का ब्याज भी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो, ये सारे सेक्शन 83 एमसीएस एक्ट के व सेक्शन 88 एमसीएस एक्ट के अंदर में रिकवरेबल है फ्रॉम द पर्सनल पॉकेट्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी। आई रिपीट, even if जीबी परमिशन was taken, जीबी मींस जनरल बॉडी, तो भी वो रिकवरेबल रहेगा हमेशा। ये कोई बहाना नहीं होगा कि हमको तो जनरल बॉडी ने परमिशन दिया इसके लिए हमने कर दिया। जनरल बॉडी आपकी बीएमसी अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक अधिकारी ही आपको कंस्ट्रक्शन का या मॉडिफिकेशन का या अल्टरेशन का परमिशन दे सकता है, और कोई नहीं। आपका जनरल बॉडी नहीं दे सकता, आपका मैनेजिंग कमेटी भी नहीं दे सकता। तो अगर आप मैनेजिंग कमेटी के पास ये बोल के जाते हो कि मुझे अपना टॉयलेट ब्लॉक शिफ्ट करना है, इस रूम से उस रूम में करना है, और मैनेजिंग कमेटी ने आपको परमिशन दे दिया, तो भी वो गैर कानूनी है,
क्योंकि उनके पास ये सब चीजों का अधिकार नहीं होता है। एडिशनली अगर ये सारे गैर कानूनी काम किए हैं तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी लागू होने की संभावना बनी रहती है। कई बार मेंबर्स गैर कानूनी काम करते, उदाहरण के तौर पे आपने डक्ट एरिया है, नीच एरिया है, फ्लावर बेड है, डक्ट एरिया पे आपने कवर करके सिलेंडर्स वगैरह रख दिए, घर का सामान रख दिया, फ्लावर बेड को घर के अंदर ले लिया किसी कारणवश, बड़े बॉक्स ग्रिल लगा दिए, एमेलगेमेशन कर दिए, सब पनिशेबल ऑफेंस है। तो सोसाइटी को क्या करना चाहिए जब पता चलता है कि कोई मेंबर ने ऐसा किया हुआ है, तो सोसाइटी को तुरंत बीएमसी को नोटिस डालना है कि भाई ये फ्लैट में ये सारे गैर कानूनी चीज डिटेक्ट हुआ है, हमारे नॉलेज में आया है, जो बीएमसी प्लान्स के विरुद्ध में है, इस पे आप अपना पंचनामा करके कार्यवाही करो। अगर ये मैनेजिंग कमेटी अगर म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म नहीं करती तो वो फ्लैट ओनर के साथ में मैनेजिंग कमेटी भी गुनहगार मानी जाती है और उन दोनों के खिलाफ पनिशेबल प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है, कब करना चाहिए, when this can be done and various other experiences, जो भी कुछ है। So now we will, हमारे जो आज के स्पीकर हैं एडवोकेट अनिल गिरी साहब, तो he will describe in detail as to how all these things are done. एडवोकेट गिरी साहब का परिचय ऐसा है कि वो इंडियन एयरफोर्स में लीगल सेल में काम कर चुके हैं, 20 बरस हो गया उनको रिटायर होके। इसके बाद में वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेस, लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन का, और लगभग 18 साल से वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, दिल्ली में और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो नाउ on behalf of all our friends here, Mr. Advocate Anil Giri, you are welcome. You are requested to speak in a combination of Hindi and English so that all friends understand it more easily. Please take over and thanks on behalf of all our friends here. Advocate Anil Giri, please. Thank you, Hemant sir. Thank you very much, sir. I need not to give my introductions about me, as already you have introduced to all the viewers, advocate friends, associates, and CHS members. Actually, मुझे खुशी होगी जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत सारे प्रॉब्लम को मैं झेला कोऑपरेटिव सोसाइटी से और उसको मैंने ओवरकम हुआ। क्या क्या प्रॉब्लम मैं फेस किया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकाला आपके गाइडेंस से, और इसका लॉ पोजीशन आपके द्वारा क्या मुझे गाइड किया गया, कहाँ कहाँ मैं कैसे इम्प्लीमेंट किया इसको, और मैं सक्सेस कैसे हुआ, वह मैं बताऊंगा। सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मतलब ये है जो मैनेजमेंट कमिटी एंड मेंबर्स, इसका कॉपरेशन, हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन मैनेजिंग कमिटी एंड मेंबर्स। सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी जो फॉर्म होता है विद इन द एम्बिट ऑफ इट्स लॉ, रूल्स एंड बाय लॉ। Hence, the managing committee and member of the cooperative housing society are subject to its law, rules, bylaw. Besides that, law of lands. मतलब जो हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ साथ जो मैनेजिंग कमिटी हैं, वो लॉ ऑफ लैंड्स भी उनके लिए अप्लीकेबल है। उनके लिए क्या, हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो हम सबके लिए अप्लीकेबल है। मैनेजिंग कमिटी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारे बाय लॉ एंड एक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन कुछ भी चीज अगर इसके अलावा डिसाइड करना है, जैसे पेंटिंग कराना है, लिफ्ट
रिपेयर कराना है, प्लम्बिंग का कुछ काम है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम है और उसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है, देन प्रो एजीएम एमसी के द्वारा हम लोग उसको कर सकते हैं या सोसाइटी उसको कर सकता है। मैनेजिंग कमेटी जो है वह जो इलेक्ट होता है वह बाय लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा होता है, and they are supposed to be caretaker of the society, mainly look after the about the security, water, light, conservancy and general administration if any। लेकिन आज के दिन क्या हो गया है, फॉर्मेशन होने के बाद, मैनेजिंग कमेटी फॉर्मेशन हो जाने के बाद मैनेजिंग कमेटी और इसका चेयरमैन वो डिक्टेटर का काम करता है, जागीरदार का काम करता है, वो मेंबर को एक्सप्लॉइट करता है, गुमराह करता है, कानून के विरुद्ध बहुत सारे काम करते हैं, जो कानून के हिसाब से उनको करना चाहिए वह नहीं करते हैं। मैंने जो खुद फेस किया है वह आप सभी तक मैं शेयर करूंगा, और जो लॉ प्रोविजन है कैसे कैसे मैं इंप्लीमेंट किया हेमंत सर के गाइड से और ये वेबिनार अटेंड करने के बाद, वह सारा चीज मैं आप तक शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। जो उसका कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे बैचलर्स आर नॉट बीइंग परमिटेड टू गिव ऑन रेंट इन द सोसाइटी। एनओसी बैचलर्स जो हो गए, जो उनको परमिट नहीं करते हैं बहुत सारी सोसाइटी। एनओसी चार्ज जो नॉन ऑक्यूपेशन चार्ज है वह 10% होना चाहिए, उसके बदले ये लोग मनमाना चार्ज करते हैं। यह कह करके जो आप उससे पैसा अर्न करते हो तो आपको अगर 1000 है तो 1200 देना पड़ेगा, 1500 देना पड़ेगा। जिसमें हम टेनेंट रखते हैं उसमें इंटरेस्ट फीस 1000 रुपीज है, कहीं कहीं कोई कोई सोसाइटी 5000 लेते हैं नॉन रिफंडेबल, कहीं कहीं 25,000 रुपीज लेते हैं, जिसमें आप सोसाइटी में अपने बैचलर को रखते हैं। उसके बाद ट्रांसफर फीस जो लीगल है वह 25,000 रुपीज है, लेकिन जिसमें हम मकान बेचते हैं, अपना फ्लैट बेचते हैं, तो 25 रुपीज है, जो एक दूसरे के नाम से जब ट्रांसफर होता है फ्लैट तो 25,000 रुपीज है। लेकिन ये लोग किसी से 50,000 कहीं लेते हैं, कहीं 1 लाख रुपया लेते हैं। जो आपने इससे कमाया है, बहुत सारा पैसा कमाया है, तो आपको इतना सोसाइटी को भरना पड़ेगा इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट चार्ज, इन द नेम ऑफ कुछ भी चीज। कवर्ड कार पार्किंग, ये लोग जो बिल्डर के द्वारा दिया गया है कवर्ड पार्किंग, उसको ये लोग बेच दिए हैं 3-3 लाख रुपया के अंदर में, जो जिसके ऊपर में हमारा काम चालू है, और वो भी 99 ईयर्स के लिए, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, वह रेंट के बेसिस पर नहीं, वह 99 ईयर्स के लिए अलॉटमेंट लेटर दे दिया है। उसके बाद इलीगल कार शेड को इन्होंने इरेक्ट कर दिया है कॉमन एरिया में, जो एरिया हमारे यूज के लिए है, सभी मेंबर्स के यूज के लिए है, वह वहां पर कार पार्किंग बना दिया है, कार शेड बना दिया है, और उसको बेच भी दिया है, उसको भी बेच दिया है 1-1 लाख रुपया के अंदर में। और बेच देने के बाद उस कार पार्किंग को भी 99 ईयर्स के लिए ये लोग अलॉट कर दिए हैं। इसके अलावे जो हमारा मैनेजर रहता है, अकाउंटेंट रहता है, उसको बिना एजीएम किए हुए या एसजीएम किए हुए उनका पैसा 25,000 रुपया बढ़ा दिया है, जबकि दूसरे जगह 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 में मिल जाता है, बढ़िया अकाउंटेंट मिल जाता है, वहां पर पैसा देगा। तो इस तरह से बहुत सारे इलीगलिटीज जो हैं, यह हमने खुद फेस किया है, और फेस करने के बाद ये इसमें से बहुत सारे को मैंने ठीक किया है अकेला, जिसमें हमारे
मेंबर्स बहुतों मेंबर साथ नहीं दिए, बहुत साथ नहीं दिए, सिर्फ अकेला मैं इसको सॉर्ट आउट किया। और टाइम टू टाइम आई डिस्टर्ब टू रेस्पेक्टेड हेमंत सर एंड उनसे हम गाइड लेते रहे, सर अभी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, क्या करूं, और वो गाइड करते रहे हैं और उसके हिसाब से हम काम करते रहे। हमने बार बार वेबिनार भी देखता गया, वहां से भी मुझे कॉन्फिडेंट मिला और मैं ओवरकम होते गया। अभी पहले हम सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट हमने काम किया है उसके बारे में हम आपको अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने कैसे इलीगल कार शेड का डेमोलिश करवाया कॉरपोरेशन के द्वारा विद द गाइडेंस ऑफ रेस्पेक्टेड हेमंत सर। लास्ट ईयर एजीएम चल रहा था 2021 में एंड आई वाज एक्सरसाइजिंग माय लीगल राइट्स बिफोर द हाउस। वहां पर सभी मेंबर बोल रहे थे, हमारा भी चांस आया, हम भी बोलना शुरू किया। जब मैंने बोलना शुरू किया तो चेयरमैन गॉट एनॉयड, एकदम एक्साइट हो गया, इतना एक्साइट हो गया जो कुछ कहने के लायक नहीं। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। ही हैज स्टार्टेड abusing and using the unparliament language in the house itself। लेकिन वह चेयरमैन ऐसे हैं जो किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको मना करने के लिए, जो कि आप कम से कम एजीएम चल रहा है और हाउस में आप इस तरह से नहीं करेंगे। जब मैंने उनको बताना शुरू किया जो कि बहुत सारे चीज सोसाइटी में इलीगल चल रहे हैं, आप इसको ठीक करिए, तो उन्होंने यही कहा जो कुछ भी चीज इलीगल नहीं है, सभी लीगल है और हम एक एक चीज लीगल से चल रहे हैं। तुमको जो करना है तुम करो, कॉरपोरेशन मेरे मुट्ठी में है, कमिश्नर मेरे मुट्ठी में है, पुलिस मेरे मुट्ठी में है, डिप्टी रजिस्ट्रार मेरे घर का आदमी है, तुम किधर जाओगे? यही 3 एजेंसी है जहां पर तुम जा सकते हो और क्या कहते हैं, हमारा पकड़ सभी जगह है, सभी जगह हम, ये लोग जो है हमारी मुट्ठी के आदमी हैं, जैसा हम चाहेंगे उस तरह से कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। हम आपको राइटिंग में क्या क्या इलीगलिटीज आप कॉर्पोरेशन क्या सोसाइटी में कर रहे हो वो हमें आपको विद इन ए वीक आई गिव, और मैंने उनको राइटिंग में दे दिया। जो भी इलीगलिटीज था करीब 15 पॉइंट था, 15 पॉइंट जिसमें ये कार शेड जो इलीगल इरिक्शन किया था उन्होंने, उसको भी मैं दिया जो कि आपने इसको इलीगल रूप से बना दिया और बनाने के बाद आपने इसको बेच भी दिया। दूसरी चीज, बेचा ही नहीं, जो आदमी चला गया है या वहीं पर है उनको रीसेल भी कर दिया उन्होंने। अगर 3 लाख में एक कार पार्किंग बिकी है तो उसको इन्होंने रीसेल करके 3.5-4 लाख में बेच दिया। सोसाइटी के द्वारा उसको एनओसी भी दिया गया, यह भी हुआ। ये सारा चीज होने के बाद मैंने हेमंत सर से को बताया जो सर इस तरह की बात है, आप गाइड करें क्या क्या किया जाए। तो इन्होंने स्पेसिफिक चीज मुझे बताए, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन करके एक एप्लीकेशन आप बनाइए और उसको आप कॉर्पोरेशन में दीजिए और फिर देखिए उसका क्या क्या चीज होता है। प्लस आप इसकी एक कॉपी फायर डिपार्टमेंट को भी दे दीजिए। जैसा उन्होंने गाइड किया मैंने बनाया। यहाँ पर हम आपको बताना ये चाहेंगे, जो ड्राफ्टिंग जो आपकी एप्लीकेशन की होनी चाहिए वह बिल्कुल शॉर्ट में 4-5 पेज में नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ 2 या 3 पैरा में हमने बनाया, जो लीगल पॉइंट्स है वह चीज हमने अपने एप्लीकेशन में डाला। जैसे एमआरटीपी का जिक्र सर ने किया, कॉर्पोरेशन लेआउट प्लान का उन्होंने जिक्र किया, ये सारा चीज हमने दिया जो कि दे हैव वायलेटेड दिस एमआरटीपी प्लान एज वेल एज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लेआउट प्लान। एप्लीकेशन हमने डाला। अब आपको यह मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, जो सिर्फ कॉर्पोरेशन में आप एप्लीकेशन डाल दीजिएगा उससे कुछ फायदा नहीं है। कॉर्पोरेशन में इसका एक सेक्शन है और जोन वाइज, पूना की स्पेशली मैं बता रहा हूं,
बॉम्बे के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन पूना में क्या है, जो जोन वाइज है, एरिया वाइज जोन बटा हुआ है। आप जोन वाइज जो है, आपका जिस एरिया में जो सर्वे नंबर पड़ता है, प्लॉट नंबर पड़ता है, आप वहां पर जाकर के ये एप्लीकेशन डिप्टी इंजीनियर बिल्डिंग परमिशंस डिपार्टमेंट, वहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उनसे रिसिप्ट ले लीजिए। हमने ऐसा ही किया, उनको एप्लीकेशन दे दिया, रिसिप्ट ले लिया उनसे। इसके बाद आई वेटेड फॉर 10 to 15 days, देयर वाज नो रिप्लाई। फिर हमने दूसरा रिमाइंडर दे दिया एक, कोई रिप्लाई नहीं। और उसके बाद जो हमने एक एप्लीकेशन उधर दिया था, फायर डिपार्टमेंट में दिया था, वहां से मैं फॉलोअप करना शुरू किया। चीफ फायर ऑफिसर को डायरेक्टली करता था, जो सर आप एक बार हमारे सोसाइटी को विजिट कर लीजिए, जो वह लीगल है या इलीगल है। वहां से उनका फायर ऑफिसर आए और आते ही उन्होंने कह दिया जो ये तो इलीगल है, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। उसी समय चेयरमैन सेक्रेटरी आ गए, तो उनको कहे इसको हटाना पड़ेगा, आप तो हमारा फायर का गाड़ी अगर आएगा अंदर में तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है, आप गलत जगह पर ये सब चीज बनाया। तो वो लोग वहीं पर कहे जो नहीं, हमारे पास मेजोरिटी इज अथॉरिटी, हमने मेजोरिटी से हमने डिसाइड किया है इसको, तो हम 75 आदमी से पहले पूछेंगे, उसके बाद ही डेमोलिश करेंगे। कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं होता है कानून में, तो आप पूछेंगे, नहीं नहीं सबको आना पड़ेगा, उसके बाद ये गिरी साहब एप्लीकेशन डाल दिए, इससे टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उधर कॉरपोरेशन से एक आदमी आए सर्वे के लिए, और सर्वे करके यहाँ से चले गए। उन्होंने भी उनका फोटोग्राफ सब लिया, और ले जाने के बाद they have issued to notice to the society that this is the illegal erections, car shed is illegal erected by you, better to remove within 48 hours. If you are not removing, then we'll demolish it. तो इस पर चेयरमैन सेक्रेटरी ने जो अपना ये रखा, सबके मीटिंग रखा, जो गिरी साहब इस तरह से एप्लीकेशन देकर के आए हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है, सब हमने बात कर लिया है, कुछ नहीं होगा, वी हैव मैनेज्ड एवरीथिंग एवरीवेयर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैनेज कर लिया। हमने 2 एप्लीकेशन डाला, बट कॉरपोरेशन के द्वारा कोई फर्दर उसके बाद नोटिस के अलावे कुछ रिप्लाई नहीं। असिस्टेंट इंजीनियर के बाद हम डिप्टी इंजीनियर से मिले। डिप्टी इंजीनियर कहे जो इसकी कार्रवाई करेंगे, वह उनको मैं बोल दिया हूं, उनसे आप टच में रहिए, वही करेंगे। लेकिन वहां के स्टाफ ने मुझे बताया जो कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती है, कार्रवाई सालों लग जाता है, आपको बहुत ही परेशान होंगे, उसके बाद ही जाकर के कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जरूर। मैं पीछे पड़ा रहा उनसे, उसके बाद भी मैं छोड़ा नहीं। इस बीच में मुझे एक यजदी मोती वाला, उनका मैं कभी वेबिनार में सुन रहा था, जो पुणे के रहने वाले हैं, उनसे मैं टच में आया, और उनका भी करीब करीब यही कहानी था। उनसे मैं पूछा जो सर आपका डेमोलिश हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया हो गया। मैं कहा सर अभी मेरा तब तक 3 महीना का समय चला गया मेरा, और कुछ नहीं है, मैं 2-3 एप्लीकेशन दे दिया कॉरपोरेशन को, कोई सुनवाई नहीं। जो कार्रवाई वाले इंजीनियर थे वो कहते थे जो फ्राइडे को हम आपका डेमोलिश करेंगे। फ्राइडे के 10 o'clock हम उनसे कांटेक्ट करते थे, जो सर आज डेमोलिशन है क्या? नहीं नहीं, आज तो कमिश्नर का अलग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो रोड का डेमोलिशन है। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को फिर हम उनसे फॉलोअप करते थे। इस तरह से कंटिन्यूअसली उनसे हम फॉलोअप में हम रहते थे। इसमें एक चीज मैं जरूर बता देना चाहता हूं, आप मान लिए तो हार है, अगर मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। इसलिए मन में यह बैठा लीजिए जो नहीं, मुझे यह काम करके ही रहना है। और इंस्पायरेशन मुझे सीनियर जो हमारे हेमंत सर हैं गाइड, उनसे मुझे इंस्पायरेशन मुझे मिलता गया। फिर हम कंटिन्यूअसली कार्रवाई जो कर रहे थे उनसे हम टच में थे ही,
लास्टली में यस डी मोतीबाला ने बताया, जो आप एक काम करो, एक पोर्टल खुला है कॉर्पोरेशन में, उस पोर्टल के ऊपर में आप जो पुराना कंप्लेन है और जो आपने रिमाइंडर दिया है, जो जो आप काम किए हैं, वो आप डाल दीजिए. You will get the response immediately. You will get the token number from the that portal, and that is being directly monitored by the commissioner. वो डेली बेसिस पर उनके पास में उसका रिपोर्ट जाता है. पोर्टल जो है वो मेरे ख्याल से complain.pune.corporation.org ऐसे करके पोर्टल हमने उसमें डाल दिया और टोकन नंबर मुझे आ गया. वो अब अफसर से भी मैं फॉलोअप कर रहा था और साइमल्टेनियसली मैं मेल डाल रहा था उस पोर्टल पर भी. आज भी काम नहीं हुआ, आज भी मैं उनसे फॉलोअप किया लेकिन काम नहीं हुआ. कंटिन्यूअसली फिर पोर्टल पर मुझे रिस्पॉन्स आया, जो वी हैव कंटेक्टेड टू कंसर्न ऑफिसर एंड योर जॉब विल बी डन शॉर्टली. मैं कहा ठीक है, वेट कर लेते हैं. नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मैंने उनको कॉल किया तो बोले नहीं, आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट फ्राइडे को जरूर कर देंगे. नेक्स्ट फ्राइडे को भी उन्होंने वही जवाब दिया और जो बोलते थे वही चीज मैं पोर्टल पर लिख देता था, जो उन्होंने ऐसा करके मुझे बोला. फाइनली लास्ट मंथ 15 जुलाई को कॉर्पोरेशन से वो जेसीबी, पुलिस, कॉर्पोरेशन स्टाफ ये सब आए और वहां जितने भी कार शेड थे सबको उन्होंने तोड़ दिया. तोड़ देने के बाद वहां जितने भी लेडीज, हाँ इस बीच में और क्या हुआ, जो मीटिंग हुआ एमसीएम का और एसजीएम बीच में, ये हमारे मैनेजिंग कमेटी ने किया, इसमें वो लेडीज को बुला करके ले आते थे, जितने भी वहां के लेडी मेंबर थे, लेडी थे, और हमारे विरुद्ध उनको भड़काते थे. जो 25 लेडी मिल करके इनके अगेंस्ट में हम एफआईआर कर देते हैं, 25 लेडी मिल करके इनके बारे में हम डिप्टी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करते हैं. यहाँ तक लास्ट में मुझे ऐसा पता चला, जो वो लोग लेडी जो हैं, ये लोग डिसाइड किए, जो क्या कहते हैं, हमारा कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप, उसकी भी एप्लीकेशन ये लोग तैयार करने वाले थे, जो एप्लीकेशन बना करके और डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में हम दे देते हैं, जो इनका हम रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप ही कैंसिल कराएंगे. बहुत सारी चीज इसमें हुए, लेकिन उसके बाद का जो मीटिंग हुआ उसमें हम अटेंड नहीं किए. अटेंड इसलिए नहीं किए क्योंकि लेडीज का मामला था और हम अवॉइड किए. तो वहां पर जाने से लेडीज सब बहुत ज्यादा भड़के हुए थे. फिर बाद में लेडीज सब एक ग्रुप बना करके मुझे भी उस ग्रुप में डाल दिया, जो गिरी साहब आप आइए, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, बैठ करके सॉर्ट आउट करते हैं. इस बीच में चेयरमैन ने ये चैलेंज किया, जो हम इलीगल पानी लिए हैं अपने सोसाइटी में, अगर गिरी जी विड्रॉ नहीं करते हैं एप्लीकेशन, तो हम जो इलीगल पानी कनेक्शन लिए हैं उसको हम तोड़ देंगे. लेकिन 15 जुलाई को तो वह टूट गया. दिन में टूटा, 5 बजे करीब, 4:30-5 बजे टूटा था. 7 बजे उन्होंने पानी का जो कनेक्शन है उसको तोड़ दिया. तोड़ देने के बाद सोसाइटी ने मुझे बहुत सारे लेडीज सब कॉल भी किए, कुछ मैसेज भी दिए, जो आपके कारण हम लोगों को पानी का समस्या हो रहा है. मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. अभी क्या है, तो मैं कॉर्पोरेशन से मैं मिला हूं और कॉर्पोरेशन से मिलने के बाद इसका रिपोर्ट ले लिया हूं, जो उनका जेसीबी लगा, गैस कटर लगा, पुलिस लगा, इस सब का लेकर के वो लोग असेसमेंट कर रहे हैं. टेंटेटिवली 25 to 30,000 रुपीज वो शायद फाइन मारेंगे सोसाइटी का. तो अभी मेरा वही प्लान है, जो पहले वहां वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो कार शेड बनाने में ये लोग 1.5 लाख या 2 लाख रुपया जो एक्सपेंस किए, वह एक्सपेंस हम डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ डालेंगे रिकवरी के लिए, जो दे हैव मिसयूज द सोसाइटी फंड. यह एक तरफ हो गया. दूसरे तरफ हमने एक एप्लीकेशन डाल दिया था डिप्टी रजिस्ट्रार को भी, जो ये सारे इलीगलिटीज हैं, और सोसाइटी से हमने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स डिमांड किया, जो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमको मिलना चाहिए अंडर सेक्शन 154
B8 इसके हिसाब से हमने सोसाइटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। यही सब डॉक्यूमेंट इसी से रिलेटेड जिसे हम जितना हम आपसे बात कर चुके हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगा। करीब 17 पॉइंट था उसमें, जो आप मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, रिजोल्यूशन दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए। 1 महीना तक उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने 1 महीना 1.5 महीना के बाद हमने डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन डाला, जो हमने ये सब डॉक्यूमेंट मांगा और हमको नहीं मिला है। आपसे रिक्वेस्ट है जो आप मुझे ये सब डॉक्यूमेंट दिलाइए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनको लेटर लिखा, जो जितना जल्दी है उतना जल्दी आप मिस्टर गिरी को ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वह डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला, उसके बाद में भी नहीं मिला। फिर हमने एप्लीकेशन डाला डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में, जो आपके इंस्ट्रक्शन के बाद में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ने 158B23 इन ब्रैकेट रोमन 3 ऐसा करके उनको नोटिस दिया, जो आप लास्ट मंथ में एक डेट दिए थे, उस डेट को आप आइए, आप डॉक्यूमेंट के साथ आइए, और मिस्टर गिरी को भी हम बुलाते हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और अगर कुछ कहना है तो आप आइए हमको कहिए। लेकिन लास्ट मंथ में उन्होंने अटेंड नहीं किया। फिर नेक्स्ट मंथ, इस महीना में उनको एक डेट और मिला है। संभव है 99% मुझे ऐसा लग रहा है जो सोसाइटी को डिस्क्वालीफाई करेंगे डिप्टी रजिस्ट्रार, और डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे तो फिर हम हेमंत सर से गाइड लेंगे जो फर्दर क्या करना है, कहाँ अपील में जाना है। लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं एकदम रिजिड हूँ, कारण जो लोगों को वो लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं, और इस सोसाइटी से को बहुत ज्यादा चूना लगा है, इतना चूना लगा है कुछ कहने के लायक नहीं। इसमें इसके बाद जो इलीगल उन्होंने ये कार पार्किंग अलॉट किया है 99 ईयर्स के लिए, मैं डॉक्यूमेंट मांगा हूं उनसे, डॉक्यूमेंट तो लेना ही है। फिर सेक्शन 91 हम इन्वोक करेंगे, और उसको जितने भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजोल्यूशंस हैं, चाहे एजीएम का हो, एमसीएम का हो, एसजीएम का हो, उसको हम निरस्त करवाएंगे। निरस्त कराने के बाद 99 ईयर्स का तो ऐसा नहीं हो सकता है, जो एक्ट में दिया हुआ है आप लीज पर दे सकते हैं, सोसाइटी का पैसा आप इस तरह से अर्न कर सकते हैं। उनका क्या कहना है, हमने 3 लाख दिया, 3 लाख सोसाइटी को दिया, ठीक है, सोसाइटी को 3 लाख रुपया दिए, तो ये तो हम पार्किंग हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या आपका जो प्रोसीजर जो है, क्या वो आपने सही प्रोसीजर एडॉप्ट किया है? आप एसडीएम, उनका यही चीज है, मेजोरिटी इज द ऑथोरिटी, जो मेजोरिटी कह रहा है वही ऑथोरिटी है। हमने कहा ठीक है, मेजोरिटी है ऑथोरिटी, बट साइमल्टेनियसली यू आर सब्जेक्ट टू द लॉ, रूल्स एंड बाय लॉज। उसको आपको ओवरलुक नहीं करना है, उसको तो साथ में लेकर के ही चलना है। आप जो उसके बाय लॉ है, एंड बाय द साइड ऑफ दैट जो लॉ ऑफ लैंड्स है, आप उसको भी साथ में रखना है। कारण जो वो क्या है, चेयरमैन कभी कभी इतने उग्र हो जाते हैं, हम तुम्हारा बिजली काट देंगे, हम तुम्हारा पानी काट देंगे। आपको किसने अथॉरिटी दिया ये सब बिजली काटने का, पानी काटने का? दूसरी चीज, कानून ठीक है, वो बोले जो क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशन हमारे मुट्ठी में है। कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए तो हम यह भी मान लिए थे जो हाँ कॉर्पोरेशन के मुट्ठी में है, और जब नहीं कार्रवाई हो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जो उन्होंने मैनेज कर लिया है। लेकिन मैं तो अपने इस काम में तो देखा नहीं जो उन्होंने मैनेज कर लिया है, कॉर्पोरेशन वाला आकर के उनको डिमोलिश तो कर ही दिया है। एंड मैं ये भी प्लान करके रखा था, हेमंत सर से हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो विल बी गोइंग टू कोर्ट। मैं छोड़ने वाला नहीं था उनको, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। मैं कोर्ट भी जाने के लिए तैयार था, बिल्कुल रेडी था, और ऑलरेडी हमारा प्लान हो गया था जो कोर्ट भी जाने के लिए। एंड मैं डिसाइड कर लिया इलीगल है, इसको हम डिमोलिश करा लेंगे। बीच में जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं, उन्होंने यह भी बोला जो क्या कहते हैं, यह डिमोलिश नहीं हो सकता है, इसमें तो क्या कहते हैं, सोसाइटी का अधिकार भी है, अगर वो रिजोल्यूशन पास करके देता है, क्योंकि ये साइड मार्जिन है, हम उसको परमिशन दे सकते हैं। मैं कहा आप दे दीजिए लिखित परमिशन, क्योंकि हम वहाँ जो कॉर्पोरेशन में जो
कोर्ट में हमारे कलीग्स हैं, उनसे जब मैं पूछा तो उनको कहा, वो यही बताया, उनको कहो जो राइटिंग में दे देने के लिए, परमिशन दे देने के लिए, फिर हम लोग देख लेते हैं जो कैसे वो परमिशन देते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहे नहीं, हम परमिशन तो दे सकते हैं, जो क्या कहते हैं, जो आप कार शेड बनाए हैं उसके लिए हम परमिशन दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। कोई वो परमिशन नहीं दे सकते हैं। अगर 50 आदमी मिल करके रिजोल्यूशन बना दे और वह कॉर्पोरेशन को सबमिट कर दे, जो आप मुझे परमिशन दे दीजिए, तो परमिशन नहीं मिल सकता है। ये तो हो गया डेमोलिशन। और अभी जो हमने बताया, जो हम नेक्स्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास में हमने एप्लीकेशन डाल करके रखा है, संभव है नेक्स्ट मंथ तक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। इसके बाद में भी हम बैठेंगे नहीं। अभी रिकवरी के लिए मुझे एप्लीकेशन डालना है, उनसे जितने भी कार शेड में जो एक्सपेंडिचर हुआ है और प्लस, और उनके पॉकेट से हमको रिकवरी लेना है, सोसाइटी फंड से नहीं। इसके अलावे जो कॉर्पोरेशन वहां से फाइन मारेगा, वह भी उनके पॉकेट से हम रिकवरी के लिए कोशिश करेंगे। इतना अभी हमारा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है। इसके अलावे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सोसाइटी से, वह मैं शेयर करता हूं, शायद जो मेंबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको फायदे होंगे। बैचलर इशू, ये लोग बैचलर को परमिट नहीं करते थे सोसाइटी में, बिल्कुल नहीं परमिट करते थे। और कानून में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, कास्ट, क्रीड, सेक्स, मेल, फीमेल, बैचलर, मैरिड, ऐसा कहीं नहीं है। आप एक सिंपल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाइए, सोसाइटी को इन्फॉर्म कर दीजिए और टेनेंट को रखिए। बिल्कुल बोल्ड होकर के रखिए, किसी की हिम्मत नहीं है। हमने सोसाइटी को बैन कर दिया, उन्होंने हमसे अपोलॉजी मांगा जब मैंने उनको उनके पीछे पड़ा, जो बैचलर को क्यों नहीं। ये 2 साल तक चला ये कहानी। उसके बाद हमने सोसाइटी को बैन कर दिया और सोसाइटी ने मुझे लिख करके दिया, तो मेरी तरफ से अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आज उस लिखित जो सोसाइटी वाला जो लिख करके दिया है, डिप्टी रजिस्ट्रार को भी इन्होंने लिखित रूप से दिया है, वह विमान नगर के पूरे एरिया में वह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके पास में आपको वो मिलेगा। वो हर एक सोसाइटी में, मैक्सिमम सोसाइटी में जो है अभी बैचलर को परमिट करते हैं। एंट्रेंस फीस ये लोग ज्यादा लेते थे। ज्यादा क्या, वो एंट्रेंस फीस लेना ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जो आप रेंट पर दे दीजिएगा तो वह एंट्रेंस फीस 1000 रुपीज ले, कहीं 5000 ले, कहीं 25,000 रुपीज चार्ज करते हैं। जब हमने फाइट किया तो इन्होंने बंद किया। इन्होंने बोला जो नहीं, हमको कानून के बारे में पता नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम ऐसा नहीं कर सकते हमको कानून के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने एंट्रेंस फीस लेना बंद किया, और लेना ही नहीं बंद किया, हमने इनको पहले पे कर दिया, चेक से पे किया, अकाउंट में जब चला गया मैं पुलिस स्टेशन में जाकर के बैठ गया। तो साहब ये एक्सटॉर्शन है, एक्सप्लॉइट है, आप इनको बुलाइए। चेयरमैन को उन्होंने बुलाया पुलिस स्टेशन में, और पहले तो उन्होंने मना किया। फिर जब मैं दूसरे जगह गया उनके ऊपर में जब गया, जो साहब इस तरह से 1000 रुपीज कैसे ले रहे हैं, ये किस प्रावधान से ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे राइटिंग में दिया, जो मुझे कानून के बारे में पता नहीं था। अभी हम नहीं लेंगे। मैं कहा हमारा जो पैसा आपने जो लिया है उसको पहले वापस करो। फिर इन्होंने पैसा मेरा वापस किया, चेक से वापस किया, सोसाइटी के चेक से मुझे वापस किया, और चेयरमैन सेक्रेटरी ने मुझसे अपोलॉजी मांगा। एनओसी चार्ज एक्चुअली ये परमिटेड है ओनली 10%, जो एज पर द लॉ। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप अर्न कर रहे हैं मनी, तो मुझे उसके हिसाब से आप पैसा दीजिए। 200, 300, 500 रुपए क्यों दूं मैं आपको? मेरा खुद का पैसा है, मेरा फ्लैट है, मैं मालिक हूं, आप यहाँ के जागीरदार नहीं हो। यू आर ओनली केयर टेकर। व्हाई आई शुड पे यू मोर देन 10% वंस इट इज परमिटेड बाय द लॉ? हमने उसको भी रुकवाया और इनसे अपोलॉजी ये मांगे, और राइटिंग में मैंने लिया, और क्या कहते हैं, उस दिन से पूरी सोसाइटी के लिए बंद हो गया। ट्रांसफर फीस इट इज परमिटेड ओनली 25,000 रुपीज। जब आप मकान बेचेंगे और एक दूसरे से जब ट्रांसफर होगा, दैट टाइम यू आर सपोज टू पे ओनली 25,000 रुपीज टू द सोसाइटी। बट व्हाट दे आर डूइंग, they are charging in the name of development charge by passing the
resolution in the AGM or SGM, whatever case may be. It is not permitted at all. मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखा, एक्चुअली व्हाट इज द ट्रांसफर फीस, जस्ट यू टेल मी. उन्होंने लिख करके मुझे दे दिया जो 25,000 रुपीज. देयर आफ्टर आई फॉट फॉर दैट. नाउ दे हैव कम, चुपचाप उन्होंने बिना रिजोल्यूशन पास किए अभी जितने भी फ्लैट बिके हैं उस सोसाइटी में सबसे ओनली 25,000 रुपीज दे चार्जिंग. मैनेजर का सैलरी कभी भी इन्होंने एसडीएम एसडीएम में एजीएम में नहीं बढ़ाया. अपने मन से 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से फिर ऊपर 22,000, 25,000 ऐसा करके बढ़ा दिया. मैं कहा आप जब हमारे आजू बाजू में 8,000 से लेकर के 12,000 तक अकाउंटेंट मिलता है, मैनेजर मिलता है, आप क्यों इतना पैसा दे करके सोसाइटी में आप रखे हुए हो? तब फिर इन्होंने उसको बंद किया. बंद करने के बाद उसी मैनेजर को रखा और 22,000 या 25,000 से उसको रिड्यूस करके 10,000 रुपीज पर लेकर के आया. आज के दिन में 10,000 रुपीज वो पे कर रहे हैं उसी मैनेजर को, जिस मैनेजर को ये 22,000 या 25,000 रुपए पे कर रहे थे, 10,000 रुपीज. तो इस तरह से जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, अच्छा है क्या चीज, एजीएम में कोई आता नहीं है, वो लोग जो 9 मेंबर्स हैं वो हैं और 5 आदमी ज्यादा से ज्यादा गए, वहां पर जो कुछ भी मन हुआ उनके वोटिंग ज्यादा रहते हैं, पास कर देते हैं. इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है, जो आप लोग जाइए और जो गलत चीज हो रहा है उसको जरूर आप उंगली उठाइए. उन अथॉरिटी है और मेन चीज है जो आपको सरकारी दफ्तर में एक दिन में सिर्फ कॉर्पोरेशन में आप एक लेटर लिख दीजिएगा जो आपका काम हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला है. आपको कंटिन्यूसली फॉलोअप में रहना है, कंटिन्यूसली टिल यू गेट द जॉब डन बाय द अथॉरिटी कंसर्न. और आपको रास्ता खुलता जाएगा, कोई न कोई आपको बताते जाएंगे वहां पर. जैसे हेमंत सर हमारे लिए एक गाइड का रूप में काम किए, वहां पर भी कॉर्पोरेशन में भी बहुत सारे आदमी हैं जो मुझे हेल्प किए, बताए जो आप ये नहीं ये करिए, ये पोर्टल के बारे में मुझे पता नहीं था, उन्होंने बताया जो आप इस पोर्टल में डालिए. और पोर्टल में दिया हुआ है, उसमें दे दिया जो योर जॉब विल बी रिजॉल्व विद इन 30 डेज. जो पूना की बात मैं बताऊं, बॉम्बे का मुझे पता नहीं है, जो बॉम्बे में है ऐसा पोर्टल की नहीं, लेकिन पूना में अभी एक पोर्टल खुल गया है कॉर्पोरेशन से रिलेटेड. अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उस पोर्टल पर दे दीजिए एंड कंटिन्यूसली यू विल गेट द रेस्पॉन्स. आप जैसे ही ईमेल आप करिएगा, विद इन 2 to 3 आवर्स यू विल गेट द रेस्पॉन्स. यस वी हैव कंटेक्टेड द कंसर्न आदमी, जो कंसर्न अफसर है, कंसर्न डिपार्टमेंट, एंड योर जॉब इज in this stage. So like this you will be getting the response from the corporations. अब बॉम्बे के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन पूना के कॉर्पोरेशन में ऐसा है. डिप्टी रजिस्ट्रार की जहां तक सवाल है, आप डिप्टी रजिस्ट्रार को जरूर लेटर लिखिए. अगर वह नहीं सुनते हैं फिर उनके अधिकारी, ऊपर वाले अधिकारी हैं उनसे मिलिए, कमिश्नर हैं उनसे मिलिए या वहां तक पहुंचिए. उसके अलावे हैं आप बॉम्बे में भी लिख सकते हैं, वहां से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. हमने ऐसा किया है और ऐसा मिलेगा. अभी और कुछ हेमंत सर इसके अलावे तरफ से तो मैं कंप्लीट कर गया हूं सर. यस सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया. धीरे धीरे बोला, वो सबसे अप्रिशिएबल बात है सर. लोगों को एकदम धीरे सुनने की आदत नहीं होती है, लेकिन अल्टीमेटली दे अप्रिशिएट बिकॉज उनको सारा कुछ समझ में आ जाता है. फास्ट बोलने वाला आदमी का थोड़ा समझना मुश्किल पड़ जाता है. ओके, तो आपका धन्यवाद. प्लीज बने रहिए. हमारे एक और मित्र हैं, मिस्टर अफजल मोहम्मद. सबसे पहले तो मैं आपका और अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मेंबर्स को, सबको, पार्टिसिपेंट्स को अपना एनलाइटन किया है. मैं आपको बताऊं कि आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग इन द एमसीजीएम एपेक्स कमेटी तकरीबन 15-20 साल से, और मेरे वजह से उन्होंने मीटिंग्स बुलाना बंद कर दिया. हम लोग अपॉइंट हुए थे थ्रू हाई कोर्ट, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया और वॉस्पा. ये 2 संस्था थी जो एमसीजीएम एपेक्स कमेटी में बाय द हाई कोर्ट अपॉइंट की गई थी. वैसे तो हजारों एनजीओज हैं जिनको एंट्री नहीं मिलती है,
ओके, मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेके। एक तरफ आपका बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट है, जहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं, जहां पे आपको आईओडी, सीसी और वगैरह सारी चीजें मतलब वो डिपार्टमेंट हैंडल करती है। जहां तक इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जहां पे ऑल्टरेशन होता है, जहां पे अमेलगमेशन ऑफ द सेंटर वॉल बिटवीन टू फ्लैट्स, वो सारी चीजों को लेके बिल्डिंग एंड फैक्ट्री इज टोटली रिस्पॉन्सिबल हैंडल ऑल कंप्लेंट्स। अब मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें आप डीओ जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है हर पर्टिकुलर बीएमसी के डिपार्टमेंट में, उनको आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो इन द फॉर्म ए एंड बी। जब आप ए में फाइल करते हो तो विद इन 30 days द ऑफिसर हैज टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू गो इन फॉर अपील, जो बी फॉर्म के तहत होता है, और ये डीएमसी कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि डीएमसी हियरिंग बुलाते हैं जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसको हाजिर रहना पड़ता है, जो रिस्पोंडेंट है चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो ऑफिसर्स हो उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है। डीएमसी का लॉ ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट रहता है, असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का, बिल्डिंग एंड प्रपोजल का, वो वहां पे उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक दुविधा है, इसके बाद आपकी अपील नहीं है। और अगर जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया है अगर वो किसी वजह से भी एब्सेंट रहता है तो ये पर्टिकुलर जो मोड ऑफ कंप्लेन है ये खारिज हो जाती है, ये डिस्मिस हो जाती है, एंड देयर इज नो अपील अगेंस्ट इट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर अपील। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, डीएमसी जोन वाइज होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं ये पर्टिकुलर अपील को, सारे लॉ ऑफिसर सारे होते हैं और इसमें एक डिसीजन लिया जाता है। ये एक सिस्टम है। सेकंड है, अगर आप कंप्लेन करते हैं टू द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, सेकंड रूट की बात कर रहा हूं, तो वहां ऐसा होता है कि आपको मतलब नोटिस सारे इशू होते हैं। अगर वहां पे अगर आपका कोई समाधान नहीं होता है तो यू हैव द वार्ड लेवल पब्लिक ग्रीवेंस डे, वहां पे आपको अप्लाई करता पर एप्लीकेशन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर फॉरम में। जो वहां पे वार्ड ऑफिसर है, ही इज द चेयरमैन, वो कंडक्ट करते हैं। वहां पे आप अपने ग्रीवियंस को रख सकते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हो लेकर है, या इंक्रोचमेंट है, या कॉमन एरिया के अंदर कोई भी किस्म का बाधा हो, जैसा किसी ने ग्रिल लगा दिया है या किसी ने शू रैक रख दिया है या कोई भी किस्म का इंक्रोचमेंट हो, उस चीज को लेके आप वहां पे रख सकते हैं। उसके पश्चात अगर वहां पर भी आपका कोई समाधान नहीं होता है तो यू कैन गो टू द लोकशाही दिन ऑफ द अंडर द म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऑफिस। वहां पे मैंने अक्सर ये पाया है कि लोग क्या करते हैं, दे आर द कंप्लेनेंट्स आर नेवर फोकस्ड। वो 10 चीजों को उस पर्टिकुलर मीटिंग में सामने रखने की कोशिश करते हैं। आपको केवल 5 मिनट मिलता है आपके पर्टिकुलर कंप्लेन को रिड्रेस करवाने में। तो यहाँ पे मेरा सुझाव हमेशा यही रहता है, बी वेरी फोकस्ड, और आप मतलब यानी जो वन पर्टिकुलर पॉइंट है, इंक्रोचमेंट है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसी को लेके आप मतलब बात करें और बाकी की चीजों को आप डिस्कस ना करें। तो उसमें आपको इमीडिएट रिस्पांस मिल जाएगा, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि सारे वहां पे डीएमसीज रहते हैं और वार्ड ऑफिसर्स भी कई बार वहां पे अटेंड करते हैं, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के लोग रहते हैं, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में लोग रहते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मोबाइल टावर्स को लेके। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सोसाइटी ने क्या की थी, ग्राउंड के अंदर उन्होंने
200 स्क्वायर फीट का कैबिन अलॉट किया था, जिसके अंदर पूरा उनका कंप्यूटराइज ये उन्होंने टाटा डोकोमो को दिया था, और वो वहां पे अपने 3-3 4-4 एसीज वो कैबिन में थे, उनके पूरे यूनिट्स थे, कंप्यूटराइज एवरीथिंग वाज देयर, और टेरेस के ऊपर करीबन 200 स्क्वायर फुट की जगह वहां टेरेस पे उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी, विथ मोबाइल टावर्स यू कैन से एवरीवेयर। वो देयर वर 9 बिल्डिंग्स इन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो जब मैं टाटा डोकोमो के ऑफिस में जब मैं गया, तो इट वाज ये अपना तुर्बे में है और 3-4 माले की बिल्डिंग है। और जब मैं वहां पे गया तो देखिए क्या होता है कि जब व्हेन यू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत रहता है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत रहती है, आपके पास नॉलेज बहुत रहता है। तो जिस तरीके से आप पुट अप करते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, इट मेक्स हेल ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जिस वक्त मैं वहां पे गया तो ऐसा उनको ऐसा फील हुआ कि रेड्स हो गई हैं। I had taken one person along with me, और पूरे बिल्डिंग में हलचल हो गई थी, और वो प्रेशर में आके उन्होंने मुझसे फिजिकल कॉपी शेयर किया ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड टाटा डोकोमो। वो जो एग्रीमेंट था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग TRAI को अप्रोच करते हैं। इट इज वेरी क्लियर, TRAI जो है उनका मोबाइल टावर्स को लेके कोई रोल नहीं है। दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विथ मोबाइल टावर्स। अब वहां से जब मैंने एक्शन लिया, मैंने बीच में RTIs भी फाइल किए बिल्डिंग प्रपोजल में, कि एक साइड में मुझे पता चले कि भाई आपने परमिशन दिया है नहीं दिया है, वेदर द बिल्डिंग हैज OC और नॉट। ये चीज आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि आप वार्ड ऑफिस में जब कंप्लेन फाइल करते अगेंस्ट एनी इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जिस बिल्डिंग में OC नहीं है, वार्ड कैन नॉट टेक एनी एक्शन। अब क्या हो जाता है, आपने कंप्लेन किया, आप 2-3 साल आपने चप्पले घसा दिए, मगर नतीजा कुछ निकलते या एंड में वो कहते हैं कि आप तो एक काम करिए, अप्रूव प्लान का कॉपी दीजिए। वन थिंग। सेकेंड चीज कि भाई बिकॉज बिल्डिंग हैज गॉट नो OC तो वी कैन नॉट टेक एक्शन। तो आपके 2 या 3 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, आपको एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली बिल्डिंग प्रपोजल में भी एप्लीकेशन फाइल करना है। आप समझे? तो मेरे साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैंने बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन RTI फाइल किया, तो बिकॉज दे न्यू मी दैट आई वाज इन द एपेक्स कमिटी, तो वहां पे उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि भाई आपको जो ऑर्डर लिखाना है आप लिखा दीजिए, आप डिक्टेट करिए, हम आपको लिख के दे देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपने 2-3 साल कवर करने के बाद आपको बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वाले आपको कहते हैं कि भैया आप मुझे अप्रूव बिल्डिंग प्लान लाइए। तो मेरा सवाल यही रहता है कि आप BMC हो, आपके पास सारे अथॉरिटीज हैं, आपके सारे डिपार्टमेंट है, यू आर हैविंग फुल कंट्रोल ओवर इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलो या लीगल कंस्ट्रक्शन बोलो। आपके पास डिपार्टमेंट है जहां पे आपके पास आर्काइव है, आपके पास डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग प्रपोजल के अंदर एक पर्टिकुलर रूम है जिसके अंदर सारे एरिया वाइज बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स हैं, जिसमें वो ब्लूप्रिंट्स के अंदर आपके सारे मैप्स है, और बिल्डिंग वाइज अगर आप वहां से मैप को निकालो तो आपको हर बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर BMC फाइल नंबर होता है। तो क्या हो जाता है कि जब ये आनाकानी करते हैं तो कंप्लेनेंट को क्या करना चाहिए, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के ये जो अलग से जो रूम है जिसमें सारे मैप्स होते हैं उसको निकाले, आप अपना CTS नंबर उनको दें, CTS नंबर के द्वारा आपको वो मैप निकाल के देंगे, और आपको वो आप उसमें आपके बिल्डिंग का BMC फाइल नंबर नोट कर सकते हैं। क्या हो जाता है, लोगों को मालूम नहीं है, कंप्लेनेंट्स को मालूम नहीं है, 2-3 साल आपने रगड़ दिया अपने आप को,
बाद में वो कहेंगे कि साहब आपने तो सीटीएस नंबर दिया नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या आपने बिल्डिंग, ये जो आपका जो बिल्डिंग का जो बीएमसी का फाइल नंबर है वो आप दीजिए। वो तो ये सारे चीजें आपको साइमल्टेनियसली करना है। आपको एक तो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करना है, सॉलिसिटिंग बिल्डिंग अप्रूव प्लान, आपको ये तय करना है कि भाई बाय आस्किंग देम दैट आपके बिल्डिंग को अपना ओसी ग्रांट हुआ है नहीं हुआ है। साइमल्टेनियसली आप डीओ को कंप्लेन करिए। डीओ को कंप्लेन करने के बाद जो ए और बी फॉर्म है उसके तहत आप कंप्लेन फाइल करिए। ये एक रूट है। फोर्थ जो तरीका है, आप बिल्डिंग फैक्ट्री में कंप्लेन फाइल करिए। अगर वहां पे समाधान नहीं होता है तो उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके वार्ड लेवल पे जो पब्लिक ग्रीवेंस डे है वहां पे आप बैठें, वहां पे आप समाधान ढूंढने की कोशिश करिए। अगर वहां पर भी नहीं होता है तो देन यू कैन अप्रोच द म्युनिसिपल कमिश्नर, जो लोकशाही दिन वहां पे होता है। तो ये सारे स्टेजेस को कंप्लीट करके ही आप लोकशाही दिन में आप एंट्री ले सकते हैं। अब ऐसा था कि वो दूसरे पर्टिकुलर बिल्डिंग में किसी ने, आप यकीन नहीं माने, 20 फुट लंबी बैल्कनी, रॉट आयरन का होता है ना, स्टील का बैल्कनी, उन्होंने, द प्रोजेक्शन वाज आउटसाइड द बिल्डिंग, वो उन्होंने बनाया था। फिर उन्होंने 2 दीवार के बीच का जो वॉल है उसको डिसमेंटल किया था और अमेलगमेशन किया था उन्होंने। और देयर वर सेवरल प्लेसेस वेयर लोगों ने किचन किया, बेडरूम बना दिए, और किचन और बेडरूम को उन्होंने किचन बना दिया, पैसेज में उन्होंने किचन बना दिया। ये चीज मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वन कैन नॉट चेंज द ड्रेनेज सिस्टम। जैसा आपके बिल्डिंग में जो ड्रेनेज पाइप्स जो जारी हैं, जो अलाइनमेंट के हिसाब से जारी हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज टोटली इलीगल और आप किसी किस्म का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते क्योंकि उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। ठीक है, आपने अगर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में कंप्लेन किया तो इमीडिएटली वो मैसेज चले जाता है जो रिस्पोंडेंट को। पहले तो वो क्या करते हैं, नोटिस इशू करते हैं। तो जब एमआरटीपी के अंदर जब केस बीएमसी के कोर्ट में जाता है तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये होता है कि जो कंप्लेनेंट है उसको बिल्कुल उस पिटिशन में शामिल नहीं किया जाता है, नॉट एज अ कंप्लेनेंट, ऑल्सो नॉट एज अ विटनेस। तो इसमें क्या होता है कि जब बीएमसी कोर्ट से वो मतलब ऑर्डर इशू करते हैं कि भाई बीएमसी के द्वारा इंस्पेक्शन ली जाए वो पर्टिकुलर वायलेटर के घर पे, कि वेदर उसने दीवार को तोड़ा है नहीं तोड़ा है, बैल्कनी आउटसाइड प्रोजेक्ट किया है नहीं किया है, और वो कमेटी के द्वारा वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करे। अब यहाँ पे बहुत बार मैंने ये पाया है कि सबसे पहले तो इंटीमेशन वो दे देते हैं रिस्पोंडेंट को। तो रिस्पोंडेंट क्या करता है, रिस्पोंडेंट अपने घर के अंदर, घर के मेन डोर पे ताला लगाता है और बिल्डिंग में नीचे मेन गेट पे जाके खड़े हो जाता है या बिल्डिंग के सामने वाले फुटपाथ पे खड़े हो जाता है। तो ये आते हैं, ये तमाशा करते हैं, बोलते हैं कि भाई दरवाजा लॉक है। फिर 2-4 महीने बाद फिर वो वापस से नोटिस इशू करते हैं। कई केसेस में मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि देखिए ये जो रिस्पोंडेंट है, ये फोटोग्राफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग के मेन गेट पे खड़ा हुआ है, तो आप उसको अप्रोच करिए और आप उसको नोटिस जारी करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप नोटिस को मेन डोर पे चिपका के जाइए। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि आई टुक अप दिस इशू वेरी रिगरसली। मैंने मेरे केस के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, उसको 5,000 रुपया पिनलाइज किया गया। एंड आई थिंक सो इन द हिस्ट्री ऑफ द बीएमसी दिस वाज द फर्स्ट केस विच आई रिप्रेजेंटेड जिसमें पेनल्टी को लेके बाकायदा
उनको तो मालूम ही नहीं था कि भाई पेनल्टी अगर करना है। बट क्या हुआ, कमिश्नर ने क्या किया, अपना म्युनिसिपल कमिश्नर ने, उन्होंने डीओ के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला, और जो पेनल्टी जो 5,000 लगाई गई थी वो डीओटी आई मीन वो जो डीओ है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का, उसके कंधों पे रख दिया। और इस पर्टिकुलर केस के वजह से उन्होंने वो रूल्स फ्रेम किए कि पेनल्टी को कैसे लिया जा सकता है, कैसे डिडक्ट किया जा सकता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो ऑफिसर को, डीओ को जब पेनल्टी लगी और डिमोलिशन जब हुआ, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि चलो ऑर्डर आ गया, मैंने उनको दे दिया कि भाई आप बिल्डिंग में ओसी नहीं है और बीएमसी बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को एक्शन लेना है। बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट ने डीओ को बोला कि हाँ यू कैन टेक एक्शन नाउ। उन्होंने पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए मांगा और वहां पर भी उन्होंने काफी डिले किया। डिले करने के बाद फिर उन्होंने जेसीबी के भाई जेसीबी अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब डिमोलिशन के लिए जब जेसीबी जब आया तो बिल्डिंग के जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने अपना रसूख लगाया। दे वेंट टू ऑल पॉसिबल पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाने के बाद ऑन द डे व्हेन द डिमोलिशन वाज गोइंग ऑन, वो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में बैठ के उन्होंने मुझे फोन करवाया। डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर वाज पार्ट ऑफ द एमसीजीएम एपेक्स कमेटी, जहां पे मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं। ही न्यू वेरी वेल मेरे क्रेडेंशियल्स क्या है और किस किस्म के पब्लिक इश्यूज मैं पिकअप करता हूं एंड इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो उन्होंने बोला कि अफजल के मैटर में मैं हाथ नहीं डाल सकता हूं, दिस पेपर वर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग और आई विल नॉट स्टॉप द डिमोलिशन। और उस तरीके से वो डिमोलिशन हुआ। तो कहने का मतलब ये है, एक तरीका है कि आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में कंप्लेन करिए अंडर फॉर्म ए एंड बी, वहां पे आपको 99% आपको समाधान हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में कंप्लेन फाइल करिए और उसको आप वार्ड लेवल के पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल डे में लेके जाइए। अगर आपका वहां पे समाधान नहीं होता है, देन फाइनली you can go and approach the Lok Shahid Din of the under the municipal commissioner's office। और वहां पे आप ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, you have to be very very focused। अगर आप एक पर्टिकुलर इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके आप जा रहे हैं, ओनली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर वन पॉइंट, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक तरीका है, और अगर आपने इस तरीके को अपनाया तो आपको 100% आपको आपका समाधान मिलेगा। आम लोग जो होते हैं, जो सिटीजन है, अभी आपको बताऊं कि कंप्लेन तो करते हैं, भाई पानी का कंप्लेन है तो मेंटेनेंस का कंप्लेन है तो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का कंप्लेन। इन लोग क्या करते हैं, एक ही कंप्लेन के अंदर सारे चीजें नोट डाउन करते हैं कि 10 किस्म के कंप्लेन है हमारे को। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑफिसर जहां पे ये डेस्क में जब जाता है तो आपका जो पहला कंप्लेन एड्रेस हो जाता है, बट बाकी के जो कंप्लेन्स हैं वो डस्टबिन में चले जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका मेंटेनेंस जैसे स्पीड ब्रेकर है या आपका मेंटेनेंस को लेके कोई कंप्लेन है, तो आप एक कंप्लेन फाइल करिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ योर पर्टिकुलर वार्ड। ठीक है, अगर आपको पेस्ट कंट्रोल का है या आपको हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट का वाटर रिलेटेड कंप्लेन है, तो आप हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन फाइल करिए। अगर आपको ट्री के बारे में ट्रिमिंग हो या ट्री को कट करना हो, उसके बारे में अगर आपको कंप्लेन करना है, तो आप हॉर्टिकल्चरिस्ट डिपार्टमेंट में आप वहां पे कंप्लेन करिए। ये ना करें कि सारे चीजों को एक ही लेटर में, एक ही कंप्लेन में फाइल कर दें, क्योंकि आपका एक ही कंप्लेन एड्रेस होगा, बाकी की चीजें आपके डस्टबिन में फेंकी जाएगी और उसका कोई आपके पास उपाय नहीं रहेगा। आई थिंक सो जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड शेयर ऑल दिस। आई मे हैव स्किप मेनी थिंग्स क्योंकि 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है,
और इतने सारे चीजें, इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड इन वन पर्टिकुलर टाइम लिमिट। तो अभी के लिए तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा एंड ओवर टू हेमंत जी। धन्यवाद अफजल साहब, आपने अच्छी जानकारी दी। अपने दोस्तों को ये भी बता दूं कि बीएमसी का फाइल नंबर क्या मतलब है। जी देखिए, कैसा होता है कि हर बिल्डिंग का फाइल नंबर होता है बीएमसी का। वो फाइल नंबर के द्वारा कैसा होता है कि बहुत सारे टाइम जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको जवाब मिलता है कि भैया द फाइल इज लॉस्ट और वी कैन नॉट लोकेट द फाइल। ऐसे सूरत में अगर हम आरटीआई को लेके देखते हैं तो दे इट इज मैंडेटरी ऑन देम टू फाइल एन एफआईआर, ठीक है, हम इसको टच नहीं करते हैं। मगर अगर आप समझो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का है या कोई भी चीज को लेके आप मतलब कंप्लेन फाइल करते हो तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कहती है कि भाई हमारे पास वो फाइल मिसिंग है या अनट्रेसेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फाइल नंबर को लेके हम कहते हैं कि यू रिकंस्ट्रक्ट द फाइल। हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में भी ये फाइल अवेलेबल होता है और बहुत सारे बीएमसी के डिपार्टमेंट में ये फाइल होता है कि दे कैन ऑलवेज रिकंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर फाइल ऑफ योर पर्टिकुलर बिल्डिंग। तो आपको क्या करना है, आपको जो बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में एक अलग से कमरा होता है जहां पे सारे मैप्स स्टोर किए जाते हैं, वहां पे आपको मुकादम को अप्रोच करना पड़ता है। मुकादम को अप्रोच करके आपको सीटीएस नंबर आप दोगे तो वो पूरे एरिया का आपको मैप निकाल के देगा। उस पर्टिकुलर मैप में आप लोकेट करिए कि आपका बिल्डिंग यहाँ पे है। जब आप वो बिल्डिंग को देखेंगे तो वो बिल्डिंग के ऊपर आपको फाइल नंबर मेंशन किया गया है, वो फाइल नंबर आप नोट करिए। क्या हो जाता है कि आप जब कंप्लेन फाइल करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर चीज को लेके आप फाइल करते हैं। जब आप 2 साल निकल जाते हैं या 1 साल निकल जाता है या 3 साल निकल जाता है, वो अलग से आपको कहते हैं कि अरे साहब आपने तो अप्रूव प्लान दिया नहीं है। अरे मेरा कहना हमेशा ये है, आपकी डिपार्टमेंट है, आपके पास एक्सेस है, आप डिमांड इंटरनली डिपार्टमेंटल वाइज आप डिमांड कर सकते हैं कि भैया हमारे को इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का आप ये फाइल दीजिए, इसका आप अप्रूव प्लान दीजिए। दे कैन ऑलवेज कॉल फॉर इट, बट वो करते नहीं है। वो क्या करते हैं, कंप्लेनेंट को बोलते हैं कि आप लेके आइए। तो अब क्या होता है, आपने 2 साल वेस्ट किया, आपने 3 साल वेस्ट किया, फिर आप लग जाते हो बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट में कि भाई हमारे को आप अपना अप्रूव प्लान का कॉपी दीजिए। कि आप किसी कंप्लेन को जब अंजाम देते हैं तो एक तरीके से आप कंप्लेन फाइल करिए, एक तरीके से आप आरटीआई फाइल करिए। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट में call for the building approved plan, a call for the information regarding whether the building is having occupation certificate or they are not having occupation certificate। क्योंकि 3 साल 2 साल के पश्चात वार्ड ऑफिसर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री कहेगा कि आप क्योंकि आपके बिल्डिंग में ओसी नहीं है तो हम एक्शन नहीं ले सकते। तो ओके, थैंक यू मिस्टर। यू थिंक ओके, आपके दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जब आप कोई बिल्डिंग में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, फ्लैट खरीदने जाते हो, तो उसके पहले बिल्डर अपना प्रपोजल बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में फाइल करता है बिफोर द चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको और वो एक पर्टिकुलर फाइल नंबर अलॉट करता है। टिपिकली मुंबई शहर में वो फ्लैट नंबर शुरू जो फाइल नंबर है दैट इज सैंक्शन प्लान का फाइल नंबर होता है वो। तो फाइल नंबर हमेशा CE या तो CHE से शुरू होता है। ये बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट इश्यू करता है ये नंबर। तो अगर आपके फाइल में आपके एग्रीमेंट में IOD लगा हुआ है तो उसमें ये नंबर मिल जाएगा टॉप में। अगर आपके फाइल में कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है जिसको CC बोलते हो, वो मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको दिखाई देगा ये नंबर। अगर आपके पास आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है तो वो दिखाई देगा आपको नंबर। ये नंबर लेके आप ऑनलाइन भी कई चीजें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जब भी आप म्युनिसिपल BMC में अगर कुछ भी चीज अप्लाई करना है तो यहाँ पे जस्ट राइट वन सिंबल पर रेफर फाइल नंबर सो एंड सो। तो इस फाइल नंबर के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी का सारा कच्चा चिट्ठा आपके हाथ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर फ्लैट का एरिया कितना है, ऑफिशियल एरिया कितना है, उसने एक्सटेंड किया है कि नहीं किया। जैसे मोहम्मद साहब ने बताया कि 20 फुट आगे गैलरी ले लिया, कैंटिलीवर लगा के उसको आगे ले लिया,
सो ये सब चीजें तो गैर कानूनी है ही है, लेकिन फाइल नंबर आप इस ढंग से ट्रेस कर सकते हो। और अगर आपको सिविल केस करना है तो भी ये फाइल नंबर की जरूरत लगेगी आपको। अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में केस फाइल करना है तो भी आपको लगेगा। कई दोस्तों का ये सोचना है कि इस मामले में मैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा समाधान मांगने के लिए या सॉल्यूशन मांगने के लिए। डिप्यूटी रजिस्ट्रार का इस चीज पे जीरो अधिकार है, तो ये आपको नहीं बोल सकता है कि इसको पार्किंग दो या नहीं दो, या इसको टॉयलेट ब्लॉक शिफ्ट करने का परमिशन दो या नहीं दो, या एमलगेमेशन मतलब दो फ्लैट के बीच का जो डिवाइडिंग वॉल है उसको निकालने का परमिशन दो या नहीं दो। ये सारे अधिकारियों के ऊपर निर्भर होता है, अलग अलग अधिकारी और अलग अलग वर्क। जैसे अगर आपके सोसाइटी में चोरी हुई, आपके फ्लैट में चोरी हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सेक्रेटरी के पास भागोगे कि भाई इस पर कार्रवाई करो, उसके पास अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे सोसाइटी में चोरी हुई है तो सोसाइटी रजिस्ट्रार के ऊपर अधिकार रहेगा कि भाई ये इस पे कुछ करे करके। उसके पास अधिकार है नहीं उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना, आपको धर पकड़ के लेके आना, आपको अरेस्ट करना, ऑल दो थिंग्स। तो हर अधिकारी का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अधिकार है। तो एक फ्रेंड्स का ये रिप्लाई होता है मेरी तरफ से कि सैंक्शन प्लान्स, फायर डिपार्टमेंट के प्लान्स, एमआरटीपी का रूल्स वगैरह वगैरह के बारे में आपके कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का कोई अधिकार नहीं है, उनके पास जाना बेकार है और ना जाए। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके मिस्टर नईमिश भट्ट, प्लीज योर क्वेश्चन प्लीज। या सर, क्वेश्चन अनिल जी ने बताया, मेरा उसी तरह से चल रहा है। आपको भी पता है कि अभी फाइनल हियरिंग है, इसमें सोसाइटी का वियोलेशन और टोटल जो उन्होंने प्रॉब्लम किया है वो सारा चीज आ गया है रिकॉर्ड में। मगर जैसे उनका वकील बोल रहा है कि ये टाइम पे हमारी ये कमेटी नहीं थी तो हमें 89 ये मान्य नहीं है। तो वो कोई भी, उन्होंने ना रजिस्ट्रार को ना मुझे कोई भी अकाउंट डिटेल कुछ भी नहीं दिया। और ये उनका वकील जो है वो इस केस को रफा दफा करना मांग रहा है। तो हमने प्रे किया है कि ये मिस एप्रोप्रिएशन फंड है, स्विंडलिंग फंड है और वियोलेशन ऑफ एंटायर लॉज, जितनापन है लो सबको उन्होंने ये कर दिया है अगेंस्ट। अभी ये लोग जो नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर रिपेयरिंग, सेम रिपीट कर रहे हैं, सेम चीज ये कर रहे हैं कि डिटेल नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा है, पहले 60 लाख का था, अभी 1,30,30,00,000 का है। इसमें भी सेम कर रहे हैं और जो हम लेटर देते उसका आंसर नहीं देते। जैसे कि रजिस्ट्रार ने मेरे ये दिया था उनकी तरफ से नोटिस कि आप मिस्टर ब्रह्म भट्ट को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिफोर फाइनल 10th को जो मेरा हियरिंग है, आप सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए। तो उनका वकील बोल रहा था हमारे पास सब है, सब लेके यहाँ नहीं आ सकते। तो उन्होंने पूछा कि अपने ऑफिसर को आपने क्यों नहीं दिया, तो झूठ बोलते हैं कि वो आया ही नहीं है। हालांकि उनके रोजनामा 3 पड़े हुए हैं, तो वो तो रजिस्ट्रार को पता है कि उन्होंने अटेंड किया कि नहीं। सो इस तरीके का ये इनका वियोलेशन है, उसको अभी वापस क्या कर सकते हैं? मैं क्रिमिनल कर सकता हूँ इनके ऊपर, क्योंकि मैंने लेटर दिया है कि मुझे ठीक अगर है ये मिस्टर नईमिश, आपका क्वेश्चन हो गया है। मिस्टर मोहम्मद, एनी फीडबैक फ्रॉम यू? यस सर। हाँ, इनका म्यू क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? व्हाट इज ही आस्किंग? ऐसे कि some constructions are going on in the society. Budget was sanctioned for 60 lakhs. Now it has increased to 1.30 crores. He is asking for some documents, so documents are not being given to him. And what all constructions are being done, no data is available. Oh. मेरे ख्याल से if I'm not mistaken, you know better, but 91 के तहत they can approach the corporate court. तो मिस्टर नईमिश, ऐसा है कि आपके समाधान के लिए आपको कोऑपरेटिव कोर्ट में पिटीशन डालना होगा, या तो जैसे एडवोकेट गिरी साहब ने बताया आपको कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। जैसे उनका खुद का एक्सपीरियंस है, बार बार फॉलो अप कर ही वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो आपके लिए भी वही सलाह है। मिस्टर सूरी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। Yeah. Good evening, sir.
सर मेरा ना क्वेश्चन है, मिस्टर अनिल कुमार जी ने बताया कि भाई उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी 154 2B या B8 में, जिसके अंदर के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। अभी इसमें ना एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जनरल रेजोल्यूशन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई सोसाइटी का मेंबर मांगता है 1995 की है तो वो उसको विद इन 7 वर्किंग डेज दिया जाए। और हमारी सोसाइटी का ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई भी सोसाइटी के चाहिए तो आप पहले पैसा जमा कराइए, फिर हम आपको चार्ज करेंगे। तो कौन सा वे लेना है सर? क्या हमको पैसे भर के करना है और फिर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये स्टोन वॉलिंग होती है, पहले ये आपकी कंप्लेंट जाती है, फिर ये टाइम निकालते हैं, फिर बोलते हैं कमेटी मीटिंग, उसके अंदर ये 1-1.5 महीना निकाल देते हैं, फिर ये आपको बोलते हैं कि अब ये रूल जो है आपको इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे तो ही हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका समाधान क्या है। ठीक है, वेल आप जो है उसका टाइम फिक्स है 154B8 के तहत जो है उसका टाइम कुछ फिक्स है। उस टाइम के बाद आपको लिखित रूप से अगर सोसाइटी दे देता है जो आप इतने, आज बाय लॉ में कुछ दिया हुआ है उसका कॉस्ट, जीरोक्स कॉस्ट, और रूल में कुछ और दिया हुआ है 2 रुपीज पर पेज। आप उसके हिसाब से जितने भी पेज होते हैं आप सोसाइटी फंड में जमा कर दीजिए, चेक से, कैश से, जैसे भी हो आप जमा कर दीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द डॉक्यूमेंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, you can file the complaint to the deputy registrar of the concerned ward area, and they have to give. If they are not giving, then definitely they will be disqualified. नहीं, अभी हमारे को कैसे पता चलेगा कि वो कितने पेपर का है? ऑन दैट ग्राउंड ये लोग टाइम पास करते हैं। No, they are supposed to tell you that how much cost, कितने पेजेस के हैं और कितना कॉस्ट लगेगा, वो they are supposed to tell you. उनकी ये ड्यूटी बनती है जो आपको बताएं कितने पेज के हैं और कितना कॉस्ट लगेगा, उसके हिसाब से आपको पैसा उतना जमा करना पड़ेगा। हाँ जी, एक 1995 का रेजोल्यूशन है गवर्नमेंट का जो है, जो आता है जिसमें गवर्नर साइन करता है, उसमें ये है कि ये लोग कोई चार्ज नहीं कर सकते हैं आपको पैसा। कुछ आप इस पे लाइट सॉरी, ऐसा है कि 95 का जो भी रेजोल्यूशन है, GR है, डायरेक्टिव है, सर्कुलर है, that has got overrided after the amendment of the act in July 2019. तो एक बार कानून लेजिस्लेचर में बन गया तो पुराने डॉक्यूमेंट्स का अर्थ खत्म हो जाता है। और अगर 154B में ये लिखा हुआ है कि 45 दिनों के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे देना है, तो उसका पनिशमेंट 146 वो 147 सेक्शन में दिया हुआ है। आप उसको रेफर कर लें, P 146P 147P, और उसमें तो मैक्सिमम पनिशमेंट 5000 का दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं दे रहे हैं आपको वो तो जैसे गिरी साहब ने कानूनी कार्रवाई किया 154B 27 में, आप वो कर लीजिए। तो कार्रवाई करना है घर बैठ के या सिर्फ ईमेल से या छोटे मोटे कम्युनिकेशन से, कोई भी काम किसी का भी कहीं पे भी नहीं होने वाला सरकारी खाते में। एनीवे, थैंक यू मिस्टर सूरी फॉर ज्वाइनिंग इन। मिस्टर जिंदाल प्लीज। गुड इवनिंग सर। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से सोसाइटीज में रेस्ट्रिक्शन होती है लीवर लाइसेंस में घर देने की, नॉट टू गिव द बैचलर और रिलीजन रेस्ट्रिक्शन और कास्ट रेस्ट्रिक्शन, अभी क्या होता है कि आदमी को रजिस्ट्रेशन करने जाता है डॉक्यूमेंट को, ही हैज टू राइट द CTS नंबर। अभी सोसाइटी की अगर जो मैनेजिंग कमेटी को चैलेंज करता है और वो बैचलर या किसी को देता है घर, तो बाद में वो मैनेजिंग कमेटी के पास जाता है, बोलता है मुझे हमारी फ्लैट का CTS नंबर दो, दे डोंट गिव द नंबर। एंड हमारी जो सोसाइटी की इनवॉइस है, बिल वगैरह, उसमें कुछ खाली सोसाइटी का नाम एंड रोड नंबर एंड द बिल्डिंग नेम इज रिटन, so we don't get the plot number and the CTS number. तो कैसे CTS नंबर ऑब्टेन किया गया? हाँ, आपके जो डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट जो बना हुआ है, उस एग्रीमेंट को उठा करके आप देखिए, आपका जो इंडेक्स 2 होगा लास्ट पेज में या इनिशियली फर्स्ट सेकंड पेज में होगा एक इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 में जहां पर बिल्डर आपको असाइन किया होगा, ट्रांसफर किया होगा, वहां पर CTS नंबर वो सारा चीज दिया हुआ है, सभी प्लॉट नंबर, CTS नंबर, सर्वे नंबर, ये सारा चीज वहां पर दिया हुआ है। आप उसको चेक कर सकते हैं और आपके एग्रीमेंट में भी ये दिया हुआ है पूरा डिटेल्स।
उसके सर कैन आई से समथिंग? हाँ, परचेस एग्रीमेंट में ये सारे डिटेल्स मैंडेटरी है, इसके बिना तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। और उनका जो सेकंड प्रश्न है कि सीटीएस नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में वो जो अलग से रूम है जहाँ पे होते हैं, वहां से भी वो ले सकते हैं। सर सीटीएस नंबर आपको आपके ओसी की कॉपी में भी मिल जाएगा, आपके सीसी की कॉपी में भी मिल जाएगा, आपके आईओडी की कॉपी में भी मिल जाएगा। और अगल बगल के फ्लैट ओनर्स या बगल की बिल्डिंग का पूछ लीजिए बगल आपके सीटीएस नंबर क्या है, और गूगल में ट्रैक कर लीजिए। इट इज वेरी सिंपल। मुश्किल से 10-1 मिनट में आपको सारा डिटेल्स गूगल दे देता है। ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? सर हेमंत सर, मिस्टर हरी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्वेश्चन अफजल जी से है। बिल्डिंग में ओसी अगर नहीं हो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो बिल्डर उसको पोजीशन दे ही नहीं सकता, न ही फायर कंप्लायंस होगा। ऐसे सिचुएशन में बिल्डर पे एफआईआर हो जाती है, बीएमसी को कंप्लेन करेंगे तो बीएमसी फ्लैट को पानी और वो बिजली बंद कर सकती है। इस पे थोड़ा लाइट थ्रो कीजिए ना सर। अगर ओसी नहीं होने के कारण अगर बिल्डर ने अगर पोजीशन दे दी तो फायर कंप्लायंस भी है नहीं, so everybody is coming into picture now. Builder BMC will have to take action and vacate the entire building. ये सदियों से ये रूल रहा है कि अगर आपके बिल्डिंग में है तो यू आर सपोज टू ऑक्यूपाई द फ्लैट। इसमें क्या होता है, जब कंप्लेन करते हैं तो काउंटर बिल्डिंग प्रपोजल आप अटैक करती है कि भाई ओसी के बिना इन्होंने किया हुआ है, तो आप पे भी पेनल्टी लगती है। अभी है जितने नए बिल्डिंग में जो अंदर आते हैं तो दे कैन नॉट सेल, दे कैन नॉट ओसी मिलने के। मिस्टर मुरलीधर, ऐसा है कि बिल्डिंग को ओसी हो या नहीं हो, प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करने का परमिशन बीएमसी दे ही देती है। और मुंबई शहर में 50% से ज्यादा बिल्डिंग ऐसी है आज के दिन पे, तो 50-60 साल पुरानी है, लेकिन ओसी नहीं है, फिर भी ऑक्यूपाई आराम से कर रहे हैं, में कुछ नहीं है। और आपका फ्लैट आप बगैर ओसी के ऑक्यूपाई करते हो तो उसका पेनल्टी 25,000 रुपए है। नो, माय क्वेश्चन हेमंत सर इज नई कंस्ट्रक्शन, आज का जो बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उसमें बिल्डिंग बिल्डर पोजीशन दे देता है। आई अंडरस्टैंड, एक सिचुएशन अलग है। 5 साल पहले शायद हाईकोर्ट की जजमेंट आने के बाद कि विदाउट ओसी अगर कोई ऑक्यूपाई करता है इट इज एन इलीगल, एफआईआर रजिस्टर होनी है। ये 50 साल पहले जिसने ऑक्यूपाई किया उस वक्त कोई रूल नहीं था, बट अब रूल है इन प्लेस। व्हेन द रूल इज इन प्लेस कि इफ देयर इज नो ओसी, बिल्डर कैन नॉट गिव पोजीशन टू द ओनर ऑफ द फ्लैट। ओके, नहीं उसको कोई ऑक्यूपाई कर सकता। अगर ऑक्यूपाई करता है then BMC has to evict that entire property, है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन। मोहम्मद जी भी इस पे थोड़ा आइडिया होगा तो उस पे भी आप बोलिए, बिकॉज ये ऐसा है नया आफ्टर द हाई कोर्ट गाइडलाइंस कि इफ देयर इज नो ओसी आपने पोजीशन नहीं देना है नई कंस्ट्रक्शन में। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन, ये हाल 1 साल 6 महीने पुराने कंस्ट्रक्शन। थैंक यू। So Mohad, have you understood his question? या गुड इवनिंग सर, मिस्टर महादेव। या गुड इवनिंग सर। सर जैसे सर ने बताया था कि ग्रिल्स जो बाहर लगाते हैं बालकनी में या कॉरिडोर में शू रैक रखते हैं, तो उसका कुछ सर्कुलर वगैरह है सर जो सोसाइटी मेंबर के साथ शेयर किया जा सकता है? ऐसा कुछ सर्कुलर है सर? ओके, अफजल साहब का नेटवर्क का इश्यू है, सो आई विल आंसर इट। ये जो शू रैक बाहर रखना या ग्रिल बाहर पोर्ट्रेडिंग निकल लगाना छज्जा लेवल से बाहर वगैरह, ये सब एक्शंस जो है वो सेक्शन 381 बीएमसी एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया हुआ है। और उसका पेनल्टी जो डिफाइन किया हुआ है वो 471 और 472 बीएमसी एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। सो और फायर डिपार्टमेंट का अलग से एक्ट है, मोस्टली 37 सेक्शन फायर एक्ट का ये कवर करता है। So if there is an act for this purpose, there is no need of any circular etc. that is required for this thing. So you can refer these sections. I'll just repeat: 381, 471, 472 of the BMC Act.
Mr. Afzal, 381 and 471. While complaining, आप मेक श्योर करें कि आप फोटोग्राफ के साथ में आप कंप्लेन फाइल करिए, आप समझे। और ये कंप्लेन जो है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री को आपको करना है, एंड दे विल टेक द नेसेसरी एक्शन बाय इमीडिएटली इश्यूइंग अ नोटिस अंडर 381 जो भी। okay. Thank you, Mr. Mahadev, for joining in. Thank you, sir. Anybody else has any question? Thank you, sir. Sir, may I? Mr. Ashish. Hello, can I ask a question? Advocate Ashish, please. Hold on, madam. Hold on. I'll come back to you after this thing. Okay. Good evening, sir. Good evening, Afzal ji and Anil ji. I just wanted to know कि few years back corporation ने एक circular और ये जारी किया था that any flat member can change his layout without any permission of MCGM और corporation. तो इसमें क्या वॉल हटाने की भी परमिशन है उनको मेंबर्स को, या सिर्फ रेगुलर जो सिविल वर्क होते हैं छोटे मोटे सिर्फ उतनी परमिशन है? बिकॉज सोसाइटी ऑलवेज आस्क फॉर एनओसी इन सच वर्क्स. एडवोकेट आशीष का जवाब दे देता हूँ. टेनेबल रिपेयर्स डिफाइंड है सेक्शन 342 बीएमसी एक्ट में. टेनेबल रिपेयर्स का मतलब क्या हो गया कि आप प्लास्टर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फ्लोरिंग चेंज कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल लाइंस रिपेयर कर सकते हो, प्लम्बर लाइंस रिपेयर कर सकते हो, रिप्लेस नहीं. ओके, घर के अंदर का लाइंस रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन घर के बाहर की तरफ से जो अंदर लाइन आई है आप उसको टच नहीं कर पाओगे. सिमिलरली नॉन टेनेबल रिपेयर्स कवर्ड है सेक्शन 354 में. देयर आर 2 सबसेक्शंस इन दैट. तो नॉन टेनेबल रिपेयर्स का मतलब ये हो गया कि आपको अगर डब्ल्यूसी शिफ्ट करना है, टॉयलेट ब्लॉक शिफ्ट करना है, किचन शिफ्ट करना है, कोई भी दीवार चेंज करनी है, बड़ा सा ग्रिल आगे लगाना है, 2 फ्लैट के बीच का दीवार हटाना है, तो प्रॉपर प्रपोजल दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड नॉन टेनेबल रिपेयर्स. टेनेबल रिपेयर्स के लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इंक्लूडिंग योर सोसाइटी. ओके, बट यू मे जस्ट सिंपली इन्फॉर्म योर सोसाइटी कि फला फला काम हम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नोटिफाई करके रख दीजिए, दैट्स इट. बाकी सोसाइटी का कोई अधिकार नहीं आपको कुछ बोलने का कि भाई आप अपने घर का पेंटिंग ना करो, या ये कलर लगाओ, या वो करो, वगैरह वगैरह. हाउएवर, और अगर आप बाकी कुछ कर रहे हो तो सोसाइटी के पहले सबसे पहला काम है कि आर्किटेक्ट का ड्राइंग बनवाना है जो आपका प्रपोज चेंजेस है. तो आर्किटेक्ट बीएमसी से परमिशन निकालेगा और उस परमिशन के साथ में सोसाइटी का एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है. ये सब चीजें एमआरटीपी सेक्शन 44 में कवर्ड है. ओके, तो द डिफरेंस इज टेनेबल रिपेयर्स एंड नॉन टेनेबल रिपेयर्स. टेनेबल रिपेयर्स छोटा काम है, घर का अंदर का छोटा छोटा काम है, लेकिन नॉन टेनेबल रिपेयर्स में फिर भी आपको कॉलम है, बीम्स है, पिलर्स है, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करने का अधिकार आपको नहीं है उसके अंदर. ओके, स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो लगभग 3-1 साल का जेल with free lodging and boarding without any problems. Sir, Hemant sir. थैंक यू सर. Hemant sir, थोड़ी सा One moment, please. Wait. Sorry. Yeah. Mr. Ashish, any other question? नो सर, थैंक यू सो मच. Okay, Mr. Hari. Sir, my small question on the same line. Okay. हाउसिंग सोसाइटीज में आए दिन देखा जाता है जो ग्रिल होता है विच इज एन एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द हाउस, जो बालकनी जैसे छोटे से जहाँ कपड़े, उसको थोड़े एक्सटेंड कर देते हैं लोग, है ना, विच इज विच इन जहां तक आपकी ग्रिल होती है, आपकी जो ग्लास जो फ्रेंच विंडो होता है उसको आप लेके जाके एक्सटेंड करके जहां आपकी बाहर की ग्रिल होती है उस जगह पे आप जाके उसको खड़ा कर देते हो. ये कितना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो टेम्पररी स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज ये खाली आप जो आपकी फ्रेंच विंडो होती है जो अंदर की तरफ है उसको आप 3 फुट आगे कर दिया या 2.5 फुट आगे कर दिया. ये being a temporary structure, how much violation would this be considered as? Please throw some light on it. Thank you. Your grill is not a temporary structure. आप उसको फिक्स कर देते हो वहां पे परमानेंटली. जब फायर ब्रिगेड वाला आता है तो उसको क्रोबार से उसको निकाल के नीचे फेंकता है वो. If it is a temporary structure, it should be a collapsible, something of that sort. So, fixing grill is a violation of the Fire Act. It is a violation of the MRTP Act also. It is also an offense under Section 381 BMC Act.
तो वो सब मेरा ग्रिल है, मेरी सेफ्टी है, मेरा बच्चा गिर जाएगा, फला ढिकाना होगा, वो सब एक्सक्यूज नहीं आ सकता उसके अंदर। मिस्टर मोहम्मद, आपका और कुछ बोलना है इस बारे में, ऐड करना है समथिंग? lately I don't have the circular, but lately ये इशू हुआ है सर्कुलर कि आप ग्रिल लगा सकते हैं, बट यू हैव टू कीप एन ओपनिंग, जैसा होता है ना कि हिंजेस के Flexible. द्वारा, कि अगर नहीं ग्रिल आप लगाइए मगर एक छोटा सा एरिया जो है उसको आप ओपनेबल रखिए, इन केस देयर इज अ फायर और इन केस देयर इज एनी अदर इमरजेंसी, तो आदमी वहां से निकल सके। तो ये अभी बहुत रिसेंटली आया हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट दी सर्कुलर, बट फिलहाल मैं आई कुडंट मैनेज टू गेट इट, बट ये नया रूल आया है। ओके, थैंक यू मिस्टर अफजल। मिस्टर कमल जोशी। तो सर, हेमंत सर, माय क्वेश्चन इज हाफ आंसर्ड। ये जो फ्रेंच wait, विंडो होता है, wait. फ्रेंच विंडो, या सॉरी, फ्रेंच We विंडो are होता allowing है। only one question per participant. We are just having only 5-7 minutes left. Sir. Hello. Thank you. Mr. Kamal Joshi. Yeah. Sir, I had a question, whether I just put it up on the question answer this thing also. Suppose a builder, there is no still parking, and if he sells the open parking, is it permissible? सर ये ऐसा है कि कोई भी पार्किंग हो, स्टिल्ट हो, पोडियम हो, ओपन हो, कॉमन हो, जब तक उसने एफएसआई कंज्यूम नहीं किया हुआ है, जब तक एफएस, जैसे आपका फ्लैट है मानो, तो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो जो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो एफएसआई कंज्यूम किया उसने, Right. तो उसको लेना बेचना आप कर सकते हो। Correct. अब जो भी पार्किंग है, अनलेस एंड अनटिल इट इज ए क्लोज्ड गैराज जिसने एफएसआई कंज्यूम किया, गैराज भी ऐसे होते हैं जो नॉन एफएसआई भी है और एफएसआई भी है, तो अगर एफएसआई जिसने यूज नहीं किया हुआ है तो वो लेना बेचना, भाड़े पे चढ़ाना, फला ढिकाना, वो कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, मतलब if FSI is not used, you can sell the open parking, right? If FSI is not used, you cannot sell, you cannot buy, you cannot rent, you cannot lease, it is not yours. Okay. Okay, so you cannot do anything on that. You just have only simple usage rights, proportionate fair ratio usage rights, section 2 Maharashtra Apartments Owners Act. Otherwise there is no. Anyway, thank you Mr. Kamal Joshi for joining. Thank you Hemant sir. सुजाता मैडम। हेलो सर, मुझे एक पूछना है कि हमारे सोसाइटी में फ्रेंच विंडो को एक्सटेंड करके 3 फीट गैलरी और भी एक्सटेंड किया है और उसमें किचन बनाया है, पर अभी हमें कंप्लेंट तो ऐसा मेंबर करेंगे तो झगड़ा हो जाता है, सामने वाले ने कंप्लेंट है, तो सोसाइटी मेंबर जो कमेटी होती है वो एक्शन ले सकती है क्या? क्योंकि जब भी एक्शन लेने जाते हैं तो बोलते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे पूछे कमेटी को अथॉरिटी है क्या? यस मैडम, कमेटी को फुल अथॉरिटी है। अगर बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान में से कुछ भी जरा सा भी बदलाव होता है तो मैनेजिंग कमेटी, जो ट्रस्टी होता है सोसाइटी के प्रॉपर्टी का, कस्टोडियन होता है, उसका दायित्व है म्युनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करो, फ्लैट नंबर 101 में ये चेंजेस हुआ है, सैंक्शन प्लान्स के विपरीत है, आके इंस्पेक्शन करो और बाकी की कार्यवाही करो। और अगर कोई मेंबर सोचता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर झगड़ा होगा, तो अपने घर के अंदर बैठे रहने में और चुप बैठे रहने में कोई तकलीफ नहीं है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। और वैसे ही ये चुप बैठे रहने के वजह से ही सारा गलत काम होता रहता है। अभी एडवोकेट अनिल गिरी हैं, वो भी चुप बैठ सकते थे, उन्होंने क्यों तोड़वाया अपने सोसाइटी की खुद की प्रॉपर्टी? वो भी तो उसी सोसाइटी के प्रॉपर्टी के रहीवासी हैं, लेकिन जब उनको लगा कि गैर कानूनी काम हो रहा है तो क्या वो चुप बैठे? जो गलत काम कर रहा है वो तो गुनहगार तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो चुप बैठता है वो उससे भी बड़ा गुनहगार है। नहीं, चुप बैठना नहीं चाहते, पर क्या होता है कि सामने का फ्लैट है, स्पॉइलिंग हो रहा है रिलेशन, और सोसाइटी को हमने अथॉरिटी दी कि हमने आपको लेटर भेजा तो आप एक्शन ले लो, हम है आपके पीछे, पर सम इश्यूज कमिंग देयर। नहीं, लेकिन खुद करने में क्या तकलीफ है मैडम? आप खुद का नाम छोड़ दो ना, आप मेरे नाम से कंप्लेंट कर दो, आप दिल्ली का कोई आदमी है, आपके फ्रेंड है, उसके नाम से कंप्लेंट कर दो। ये जरूरी नहीं है कि उसी बिल्डिंग का आदमी कंप्लेंट करे।
ये कानूनन गुनाह है। तो क्या ये जरूरी है कि मैं उसी सोसाइटी में, मैं उसी सोसाइटी उसी बिल्डिंग में रहने वाला हूं तो ही मेरा कंप्लेंट बीएमसी वाला लेगा? ऐसा बिल्कुल भी ओके नहीं है। कानून का उल्लंघन करना एक गुनाह है और उस गुनाह का खबर देना का काम सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे दिल्ली का हो या आसाम का हो या गोवा का हो। आप ये दे सकते हो। आप अपने दिल्ली वाले फ्रेंड को बोलो ओके कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट करके आप उसको ड्राफ्ट करके भेजो, उसको बोलो अपने नाम के अंडर में उसको बीएमसी को, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में भेज दे। ओके हर हफ्ते एक कंप्लेंट फाइल करते जाओ, क्या तकलीफ है? 5-5 रुपए का तो कंप्लेंट होता है, 5 रुपए का टिकट लगाना है, स्पीड पोस्ट से भी नहीं भेजना है आपको ओके ना। और बीएमसी का खुद का वेबसाइट है, उसके अंदर सारे ऑफिशियल ईमेल्स दिए हुए हैं। वो ऑफिसर का जवाबदारी हो या नहीं हो, 25 ऑफिसर है, वही कंप्लेंट सारे 25 ऑफिसर को भेज दो। ये मत सोचो कि वो तो अलग डिपार्टमेंट का है। उसका काम है, आपके दोस्तों को ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एक डिपार्टमेंट में 25 ऑफिसर है और 25 डिपार्टमेंट है और कंप्लेंट आपका एक डिपार्टमेंट से संबंधित है, आपने बाकी 24 डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर दिया हुआ है, तो चूंकि वो ऑफिसर है, उसका काम है वो कंप्लेंट को रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना। और अगर वो नहीं करता है तो ऑफिसर वो डिलेरिक्शन ऑफ ड्यूटी का गुनहगार होता है। आई होप काफी लोगों को नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया तो अच्छा हुआ। एनीवे, थैंक यू मिस सुजाता फॉर ज्वाइनिंग इन। मिस्टर सूर्यकांत, आप बोलिए सर। हॅलो सर, मी सूर्यकांत बोलतोय। हो सर। मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हमारी न्यू सोसाइटी फॉर्म हुई है, 1 साल हुआ है उसको, और कुछ लोग को ओपन पार्किंग दिया है, तो उनको क्या कहना है कि हमें भी वो कवर करना है। तो उसके लिए वो एजीएम बुला के वो मतलब उसका एक मत से ठराव पास करने वाले थे। तो उसका क्या कर सकते हैं आगे? गिरी साहब का एक्सपीरियंस है इस चीज में, गिरी साहब आंसर करेंगे। बिल्कुल आप कवर नहीं कर सकते हैं। मैं उसी के लिए मैं बताया, जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स ने इसका ठहराव पास कर दिया था, 1-1 लाख रुपया मतलब कमेटी में जमा कर दिया था। करीब 10 आदमी मिलकर के 10 लाख रुपया जमा किया हुआ था, और वो लोग एकदम रिजिड थे जो ये मेरे घर की संपत्ति हो गई, और मैंने लड़ करके उसको तोड़वा दिया। तो आपकी सोसाइटी में ठहराव वो वॉइड हो जाएगा। मत करिए ऐसा। ओके, उसमें से कुछ कमेटी मेंबर थे सर? 20 मेंबर्स नहीं, आप 100 मेंबर्स रहने दीजिए। मैं अकेला लड़ा हूँ, 75 मेंबर थे और सब एकजुट में थे, और सबको मैंने कैंसिल करवा दिया। उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुलाया है उसके लिए, तो वो मीटिंग में वो ठराव पास कर सकते हैं ऐसा क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, गलत है। सूर्यकांत साहब, आप ठराव पास करने दीजिए, आप उनको ठराव पास कर लेने दीजिए। ओके। आप अपने लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन कर दो। ओके। फिर आपको खुद भी पता चल जाएगा कि वैसे ठराव पास करने से आपका काम बनता है या नहीं बनता है। एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, एक तजुर्बा भी हो जाएगा आपको भी, ओके, और बाकी सोसायटी के मेंबर को भी तजुर्बा हो जाएगा की भाई मनमर्जी का ठराव पास केलं तर चालतंय का? तुम्ही स्वतः जे कानून आहे, कायदा आहे, ते तुम्ही स्वतः बनवू शकतो का? आज तुम्ही म्हटलं आज मी कवर्ड पार्किंग कव्हर करणार, उद्या तुम्ही म्हणणार आमची जे टेरेस आहे ना त्याला मोडून दोन माले वर आणखी बनवून घेतो, कारण की आम्ही स्वतः ठराव पास करून घेतलाय। बीएमसीची गरज काय, म्युनिसिपालिटीची गरज काय? म्हणजे कॉर्पोरेशन कडून अशी कुठली परवानगी मिळत नाहीये? अजिबात मिळत नाही। ते कॉमन ओपन स्पेस असतात। परवानगी घ्यायची असेल तर कुठून तरी FSI खरेदी करून घेऊन या, मग तुम्हाला जे पाहिजे असेल तर आर्किटेक्टचा प्लॅन अप्रूव्ह करा, काय काय जे असेल ते करून घ्या आणि मग पुढे जावा। त्याच्या अगोदर काहीच करायचं नसतं साहेब। ओके ओके सर, थँक्यू सर। थँक्यू मिस्टर सूर्यकांत फॉर जॉइनिंग इन। मिस्टर सुनील आए थे? हाँ सर, सुनील माले। हाँ मिस्टर सुनील माले, बोलिए सर, शॉर्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर, हमारे सोसाइटी में एक्चुअली अभी एजीएम हुआ था और एजीएम में उन्होंने ऐसा टेरेस पे शेड लगाने का प्लानिंग अप्रूव कर लिया था। ओके, तो लेकिन हम लोगों ने क्या बोला उनको कि आप प्रॉपर परमिशन लेके कीजिए, तो मना कर रहे नहीं, हम लोग करेंगे।
हम लोग को परमिशन है, हम लोग मेजोरिटी में कर सकते हैं और कोई सपोर्ट करे सब, तो सर परमिशन की जरूरत हो सकती है ना, ये मेरा माने क्वेश्चन साहब, था। अभी आपने सुना होगा कि सूर्यकांत साहब को मैंने क्या बोला, आप एजीएम में, एसजीएम में, कहीं पर भी कोई भी ठहराव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको ठहराव करने के लिए कोई रोक टोक किधर भी नहीं है, ठीक है। आप जो मर्जी है ठहराव कर लीजिए, बिल्डिंग तोड़ने का भी ठहराव कर लीजिए, रीडेवलपमेंट का भी ठहराव कर लो, बीएमसी जाए बगैर आप आपके 5 माली बिल्डिंग को 25 माली में बढ़ा डालो, ठहराव कर लीजिए। लेकिन जाना तो अधिकारी के पास में, उसी को सैंक्शन करने का अथॉरिटी है कि आपके जनरल बॉडी को अथॉरिटी है। ये तो समझने वाली बात है। हाँ बराबर सर। तो अगर जनरल बॉडी को अगर अथॉरिटी होती प्लान सैंक्शन करने की, तो आपको बीएमसी के पास जाने की क्या आवश्यकता होती फिर? बीएमसी बोल लो, पीएमसी बोल लो, एनबीएमसी बोल लो, तो आप कोई भी मन मर्जी का ठहराव कर लीजिए। अगर आप सामने बैठे हुए हैं, मैनेजिंग कमेटी में नहीं है, ठहराव पहले पास होने दीजिए, उसके बाद में जाके म्युनिसिपल में कंप्लेंट करो, जैसे गिरी साहब ने किया। गिरी साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और ये आज का जो वीडियो हम पब्लिश करेंगे तो एक बार फिर देख लीजिएगा कि गिरी साहब ने क्या क्या स्टेप्स उठाए, स्टेप बाय स्टेप कानून लिया उन्होंने, और बेखौफ होके, बेडर होके औरतें बीच में आई कंप्लेंट करने के लिए, फिर भी उन्होंने हिम्मत से इतना काम करके काफी कुछ आगे बढ़े वो। तो वो एक बार करके देख लीजिए सर आप भी। ओके हेमंत सर, माने फॉर थैंकिंग। एक पॉइंट ऐड करना था इसमें, कर सकता हूँ सर? बोलिए सर। आपने जैसा बोला कि परमिशन नहीं मिलता है, एक्चुअली हम लोग केडीएमसी में, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मॉनसून शेड का परमिशन मिलता है। सोसाइटी हैज टू अप्लाई दैट एंड देन द सोसाइटी को वो लोग देते हैं परमिशन कि भाई आप मॉनसून शेड करके कर दीजिए। तो यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है वो लोग आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद फिर वो शेड बनाते हैं। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस इन केडीएमसी। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता। ठीक है ना, आप कर लीजिए, मानसून शेड ही बनाओगे ना। यस सर। उसके बाद में विंटर शेड, मानसून शेड, विंटर शेड या समर शेड तो नहीं बन पाएगा ना। नहीं, वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि वो टेम्पररी स्ट्रक्चर के जगह पे परमानेंट स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, और केडीएमसी उसको परमिशन भी देती है करने के लिए। ठीक है ना, अगर म्युनिसिपल अथॉरिटी आपको परमिशन दे रही है किसी ग्राउंड पे कि मेरे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीकेज हो रहा है, नीचे गर्म ज्यादा हो रहा है वगैरह, लीकेजेस के लिए ही हो रहा है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी परमिशन। See, overall discussion is take permission and do whatever you want to. If you do not want to take permission and you want to do certain things, so that is not permissible. कानून वो permission नहीं देता है। Anyway, thank you for joining in. Mr. Bimlesh Singh. हाँ हेमंत जी, या मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरी सोसाइटी में दो चीजों को लेके प्रॉब्लम काफी दिनों से चल रहा है। कुछ लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम एंट्रेंस लॉबी में मूर्ति रखें या गणपति या ऐसा, जो कि बिल्डर ने ऐसा कुछ करके दिया नहीं है। तो इट इज पॉसिबल, या एंड सेकेंड थिंग कि बकरा ईद का लेके भी झगड़ा चल रहा है कि बकरा ईद के लिए हमको स्पेसिफिक जगह दिया जाए मैं सोसाइटी के अंदर उसका सेक्रीफाइस करने के लिए। तो ये दो चीज पे मैं थोड़ा सा आपका वो चाह रहा था। वेरी गुड। अच्छा है, जैसे अभी कौन जवाब देगा इस चीज का? गिरी साहब, आप हेल्प कर सकते हैं इस चीज में? ओके, जो जहां तक मूर्ति रखने का सवाल है या कुछ भी रखने का सवाल है कॉमन ओपन स्पेसेस में, अगर वो एफएसआई का वायलेशन नहीं करता, जैसे आप उसके बंद नहीं करोगे, तो आप रख लीजिए, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि क्या क्या कंडीशन में रखना है, क्या उसका भाड़ा लेना है किसी से, नहीं लेना है, क्या टाइमिंग रहेगा वगैरह वगैरह, वो आप कर लीजिए। सिमिलरली एक जो आप सेक्रीफाइसल बोलते हो बकरी ईद वगैरह के लिए, या जो भी कुछ है, मुर्गी काटना है, बकरी काटना है, ये काटना है, वो जो भी कुछ काटना है, अगर म्युनिसिपैलिटी उस चीज का परमिशन देती है आपको, तो आप वो भी कर सकते हैं। सर जनरल बॉडी का पहले अप्रूवल ले लीजिए, जनरल बॉडी का पहले अप्रूवल ले लीजिए, फिर अधिकारी के पास आप परमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, और अधिकारी बोलता है कि ठीक है ना, ये आप कर सकते हो यहाँ पे, तो कर लीजिए।
अधिकारी के पास ये परमिशन लेने का एक ही मुद्दा होता है सर जी, कि आपके ऊपर फ्यूचर में जाके कानूनी कार्यवाही ना हो। अभी जैसे आपने बकरी काटा और वो एनिमल बोर्ड वाले आ गए आपके सोसाइटी में, है ना, एनिमल बोर्ड वाले आ गए, तो वो पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो आपके ऊपर कम से कम 4 सेक्शन लगता है और उसमें 6 महीने की सजा है जेल में, मुफ्त खाना पीना, एब्सोल्युटली मुफ्त। तो वो तो सोसाइटी के लोगों को सोचना है कि मुझे घर में बैठ के खाना पीना अच्छा सा मिल रहा है जो 6 महीने वो खाना है, कि मुझे जेल में जाके खाना है। थोड़ा सा मजाक है लेकिन सोचने समझने वाली बात है कि मैं शांति से रह रहा हूं, तो मैं कहाँ रहूं, घर पे रहूं, जेल में रहूं, ये कार्यवाही करना था नहीं था, अपने मन मर्जी का करूं या अधिकारी का परमिशन लेके करूं। एनीवे, थैंक यू मिस्टर सिंह फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके सर, थैंक एडवोकेट अनिल पाथराबे साहब, एडवोकेट अनिल पाथराबे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रहा है मेरा सर? यस सर, यस सर, गो अहेड। अभी जैसे 2 मिनट पहले बात हुई थी, टेरेस में रेन वाटर के लिए अपने को छज्जा लगाना है टेम्पररी, तो ये सिमिलर केस मेरे सोसाइटी में हुआ था। उन्होंने अप्रूवल लिया, 150 लोग मेंबर थे, मैंने अगेंस्ट किया और काफी ज्यादा फॉलो किया एनएमएमसी के साथ में। उसके बाद में सोसाइटी को निकालना पड़ा, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, इट इज हैम्परिंग द एयर पॉल्यूशन, एयर एंड सनलाइट ऑफ द नेचुरल सनलाइट। मैं इस बेसिस पे गया था कि ओरिजिनल प्लान में नहीं है और ये हैम्पर कर रहे हैं और सिटीजन्स को राइट है फ्री नेचुरल एयर लेने के लिए और नेचुरल सनलाइट लेने के लिए। तो उन्होंने तोड़वा दिया कॉर्पोरेशन ने। मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, मुझे 3 महीने लगे थे। इवन अभी तभी उस समय में तो शायद मुंडे साहब थे कमिश्नर, तो मैं मुंडे साहब के पास में प्रोटेस्ट किया था जम के, और उनका हर वीक में मुंडे साहब के एक मॉर्निंग में एक पब्लिक के लिए वो लोग हर गार्डन में जाते थे और जो भी पब्लिक क्वेरीज है वो करते थे। उसके बाद में मैं उस गार्डन में गया मॉर्निंग में और एप्लीकेशन फिर से दिया उनको कि बोला सर आपके बंदे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वापस उन्होंने दाखिला लिया उस चीज का और वो पूरी जो शेड बनाया था, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया था टेरेस, वो सब निकाल दिया। तो होता है आपने तो ये निकलवाया तो वो कानूनी था कि गैर कानूनी था? नहीं, वो गैर कानूनी था ना सर, क्योंकि सबसे पहले मैंने एलएमसी को लेटर लिख ये मालूम किया कि आप टेरेस का परमिशन देते हैं या नहीं देते, तो उनका लेटर आया नहीं देते। उसके बाद में इन्होंने एजीएम लिया, 150 लोगों ने एजीएम में बोला, मैं अकेला था जो ना बोल रहा था कि आपका नहीं चाहिए हमको, जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ओरिजिनल आप वैसे ही रखो। तो आपकी स्टोरी जो है पाथराबे साहब, आपकी स्टोरी जो है और एडवोकेट गिरी साहब की स्टोरी है और बाकी और भी जितने लोग लगभग क्वाइट सिमिलर हो जाती है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये हुआ एक तरीके से, इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो कार्यवाही है ये हर सोसाइटी में ये चल रहा है। मनमानी का काम करना, गैर कानूनी काम करने का शौक रखना, कानून न पालना फितरत हो गई है। Am I correct, sir? Yes, बिल्कुल करेक्ट। और majority is not the law. If it is against the, if it is an illegal proposal. ठीक है। तो ये तो सभी को मालूम रहना चाहिए कि जो we have exceeded our time today, so we will one question. Very small question, sir. Hello, Mr. Chandrabhushan here, sir. I am from Panvel Municipal Corporation, sir. In our society, just आफ्टर इलेक्शन न्यू कमिटी हैज फॉर्म, और यहाँ पर हमारे यहाँ तो थोड़ा ऐसा हुआ कि हमारे जो मतलब सेक्रेटरी हैं उन्होंने ही इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, और उनसे जब बोला गया तो बोले कि भाई हमसे पहले बहुत लोगों ने कर दिया है तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्यों बोल रहे हो, बना कर रहे हो। तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनका, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तोड़ देते हैं, तोड़ के पिक्चर उन्होंने ग्रुप में शेयर कर दिया। बट ये पता नहीं कि वो तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं, और उन्होंने और लोगों का नाम लिया। तो मैं पूछा बताओ और कौन कौन लोग किए हैं, मैं उन सबके ऊपर कंप्लेंट डालूंगा, तो वो नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन लोगों ने किया है। तो सर मुझे जानना है कि मुझे उन लोगों का नाम चाहिए कि कौन कौन लोगों ने इलीगल किया, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? जनरल बॉडी में किसी ने
मिनट्स चेक कर लीजिए, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, किसने हाँ किया। अगर 25 लोगों ने बोला है कि हाँ हाँ ये कर डालो, तो सारे के सारे 25 गुनाहगार है। जो प्रपोजर है, जो सेकेंडर है, वो भी गुनाहगार है। और जो मैनेजिंग कमेटी का जो मेंबर है, जिसने ये प्रपोजल टेबल फॉरवर्ड किया, एजेंडा फॉरवर्ड किया, वो भी गुनहगार है। आपने जब तक एजेंडा पुटअप नहीं किया है, तब तक आप गुनहगार नहीं हो। लेकिन आपने गैर कानूनी काम का एजेंडा पुटअप किया हुआ है, तो आप गुनहगार हो जाते हो। तो ये इस तरह से आप पता लगा सकते हो। तो मैं अपना ऑफिस से, मतलब कमिटी ऑफिस से पता कर सकता हूँ कि हाँ प्रीवियस टाइम में किसने किसने कंस्ट्रक्शन करवाया है। यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू मिस्टर चंद्र फॉर ज्वाइनिंग इन। या थैंक यू। हेलो मिस्टर रवि शेट्टी। यस हेलो। ये जो माड़ा में जो कॉमन पैसेज के जो कॉमन गैलरी के जो रूम्स है, उसमें लास्ट 2 रूम अगर किसी का होता है और उसको कॉलेप्सिबल गेट डालता है, तो इज अलाउड कॉलेप्सिबल गेट? अपने खुद के दरवाजे के हद के अंदर ही कोलैप्सिबल गेट लगा रहा है, करेक्ट है? तो आपके सोसाइटी का जो गैलरी है वो कॉमन स्पेस है ना, जो कॉमन गैलरी है ना, लास्ट रूम के 2 जहाँ पे किसी का यूज नहीं है, तो वहाँ पे क्योंकि क्या हो जाता है, कोई भी वेंडर्स लोग आ जाते हैं तो लास्ट रूम में डायरेक्ट घुस जाते हैं, फर्स्ट रूम वाले को दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए वो प्रोटेक्शन के लिए कोलैप्सिबल गेट लगाते हैं, ओपन करेगा तो पता चल जाएगा। हाँ मिस्टर रवि, वो जो स्पेस जो था वो किसका स्पेस है? उस फ्लैट ओनर का स्पेस है कि कॉमन स्पेस है? कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेस है, जो कॉमन गैलरी का है ना, जो माड़ा का फ्लैट्स के रूम्स के, तो वो लास्ट कॉमन रूम है। गैलरी पे अगर ग्रिल लगाया है, कोलैप्सिबल गेट लगाया है, किसी भी कारण से लगाया है, तो वो गैर कानूनी हो सकता है या गैर कानूनी हो सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को इसके लिए पूछना था, यानी क्या है करके, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर में सब लोग ने 100 स्क्वायर फीट के परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो वो फिर अगर वो अलाउड है सोसाइटी में, तो फिर ये जस्ट कॉलेप्सिबल है, जस्ट ओपन कॉलेप्सिबल है। आपने जो फ्लैट लिया 500 स्क्वायर फीट एरिया का फ्लैट लिया, वो उसी का पेमेंट किया, ठीक है ना आपने? राइट। अब 501 जो स्क्वायर फीट आगे है, क्या आपने उसको खरीदी किया हुआ है क्या? नहीं। अगर आपने खरीदी नहीं किया है तो उसको आप अपने कब्जे में लेते हो तो उसको इंक्रोचमेंट बोलते हैं, करेक्ट है? कब्जे में नहीं है वो, कोई भी आ सकता है उसमें, वो कोलैप्सिबल कोई भी आ सकता है, उसको कोई किसको रोक टोक नहीं है सर। तो कोलैप्सिबल लगाया किस चीज के लिए है फिर? वो क्या है कि वेंडर लोग आ जाते हैं ना, वेंडर लोग आ जाते हैं, तो एरिया में नहीं है सर जी, आपके एरिया में नहीं है ना वो। हाँ, आपने जहाँ कोलैप्सिबल लगाया है वो आपका एरिया नहीं है, वो सोसाइटी का कॉमन एरिया है। राइट। आपके एग्रीमेंट में लिखा है क्या कि वो एरिया आपका हो गया करके? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन सब लोग ने 4 रूम के बाद तो सब लोग ने फिक्स डोर लगा हुआ है। शेट्टी साहब, ऐसा है कि लोगों की फितरत है गैर कानूनी काम करने का। अगर डक्ट एरिया दिया हुआ है, फ्लैट का एरिया अच्छा खासा 5000 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी होगा और उसमें 3 फीट का डक्ट एरिया होगा, तो भी उसको बहाने से कवर कर लेंगे, जरूरत हो या नहीं हो, फितरत होती है, आदत होती है लोगों की। एनीवे, थैंक यू मिस्टर रवि शेट्टी फॉर ज्वाइनिंग इन। सबरी साहब आप बोलिए, आपको बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप बताइए सर। एक छोटा सा प्रश्न प्लीज। थैंक यू। हाँ, हमने अभी रीसेल का फ्लैट लिया है पुणे में, उसमें 16 साल हो गया, बिल्डर ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं करके दिया, और बिल्डर का सोसाइटी को लेटर आता है 2 साल से, क्या मेरे को 4th और 5th और 6th फ्लोर को ये एनओसी दे दो बांधने के लिए। उसने वो प्लान भी तैयार किया है, बाकी बिल्डिंग का वो जो आजू बाजू का उनका कंस्ट्रक्शन किया उसका एफएसआई है, इसमें ये बिल्डिंग के ऊपर 2 फ्लोर बांध चलाने का प्लान है उसका। तो सोसाइटी ने अभी तक कुछ नहीं दिया, एनओसी वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो वो बांध सकता है क्या ऐसे? अगर प्रॉपर्टी सोसाइटी की है, बिल्डर बांधने को तैयार है, आपको कुछ अगर बेनिफिट देने को कोई तैयार है, सोसाइटी को फायदा हो सकता है, अथॉरिटी का परमिशन, अधिकारी का परमिशन लेके वो सैंक्शन परमिशन लेके कर सकता है, तो ये सारी चीजों को जनरल बॉडी में आप कंसिडर करिए, विचार विमर्श करिए और आप आगे करिए। अगर जनरल बॉडी बोलता है कि ठीक है भाई 20 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करोगे तो पहले 20 रुपए यहाँ पे रखो, सैंक्शन प्लान्स लेके आओ,
और फिर कर दो। तो ये सब तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड हो सकता है सर, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है, अभी 16 साल हो गया बिल्डिंग को, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करना जरूरी होगा ना। जब बिल्डर अपना काम करेगा तो ऑब्वियसली वो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेके आएगा। अगर आर्किटेक्ट चेक करता है स्ट्रक्चर को और वो बोलता है कि ठीक है इसमें प्रोविजन है ऐड करने का, तो कर लीजिए। वो आर्किटेक्ट का रिपोर्ट है, काफी चीजें आपको जनरल बॉडी में डिस्कस करनी होती है। आपकी प्रॉपर्टी है, सोसाइटी को कन्वेंस नहीं मिला है अभी तक। कोई बात नहीं सर, ये टर्म्स कंडीशंस पे डाल दीजिए बिल्डर को कि पहले कन्वेंस लेके आ जा और फिर कंस्ट्रक्शन करो आप। हाँ, ये तो नेगोशिएटिंग कैसे करना है उसकी कला के ऊपर है ना सर जी। ओके ओके, थैंक यू। Anyway, thank you. And now we will conclude today's webinar. I wish to thank Advocate Anil Giri Saab for lecturing on this issue. आप सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद कि आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया, सपोर्ट किया about this knowledge sharing webinar. और wishing all friends a healthy and a peaceful life forward. Thank you everybody. And Thank you, sir. bye bye. We'll meet next Saturday, sir. We'll meet next Saturday.